सो पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद में बच्चों अब मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ क्लास 10th इंग्लिश का पार्ट 3। इस वीडियो के अंदर बच्चों अपन जितनी भी क्लास 10th के अंदर जो हमारी दोनों बुक्स हैं इनके अंदर जो भी पोम्स हैं वो सारी की सारी अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। सो जैसा अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर किया है सेम उसी तरीके से अपन यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। जो भी पहले पोम होगी उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और फिर उसके बेसिस पे जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है सो मेक श्योर आप उन दोनों वीडियोस को देखें, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हमने आपकी जो पहली बुक है उसको लिया है और पार्ट 2 के अंदर आपकी जो दूसरी बुक है विच इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट उसको लिया है और पार्ट 1 जो है आपकी पहली बुक विच इज द फर्स्ट फ्लाइट। सो इन दोनों ही बुक्स के अंदर जो भी आपके चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को अपन ने यहाँ पे कवर किया है। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बना सकती थी, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस आप लोगों के आ सकते हैं वो सारे अपन ने उसके अंदर डिस्कस किए और साथ ही में मैंने आपको जो भी स्टोरीज हैं आपकी बुक के अंदर वो सारी की सारी मैंने आपको क्विक रिकैप भी दिया है। तो अगर आप अपनी स्टोरी भूल चुके हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार वापस से चैप्टर कौन पढ़े, तो आपको बिल्कुल भी इसमें कष्ट करने की जरूरत नहीं, आपको बस वो वीडियो को पूरा देखना है शुरू से लेकर के लास्ट तक, तो जरूर देखिएगा। ओके, चलिए अब अपन इस वीडियो के ऊपर आते हैं। तो बच्चों जो आपकी पहली यहाँ पे पोम है उसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। अब इसके जो पोएट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखो सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ वो ये है कि जो भी पोम आप उठाओ, जब उसको रीड करो, जब आप उसको समझो, तो साथ ही में जो उसके पोएट है उनका नाम आपको 100% लर्न करना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स भी हम लर्न करेंगे, पोएम को हम समझेंगे, लेकिन जो उसके पोएट है उसको आपको अच्छे से समझना है, मतलब उनके नाम को आपको लर्न करना है। तो इस पोम के जो पोएट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब बच्चों ये जो पूरी की पूरी पोएम है ना, इसके अंदर अंधविश्वास को किस तरीके से हमें कैसे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए इसके ऊपर ये आपकी पूरी पोएम है। अब होता ये है कि जैसे जो हमारे पोएट साहब हैं वो बड़े गंभीर कुछ किसी सोच में है, हो सकता है उनके साथ में कुछ हुआ, वो ऐसे वॉक करते करते जा रहे हैं तो एक पेड़ के नीचे से वो गुजरते हैं और वो पेड़ होता है हैमलॉक ट्री। ठीक है, तो हैमलॉक ट्री के नीचे से जब वो गुजर रहे होते हैं तो ऊपर बैठा एक कौवा यानी कि क्रो उनके ऊपर एक डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है। डस्ट ऑफ स्नो यानी कि देखो स्नो आपको पता है डस्ट यानी कि तिनका, तो जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरता है तो वो एकदम से उनका मूड चेंज हो जाता है। ठीक है, वैसे तो बताया जा रहा है इस पोएम के अंदर ये बताया गया है कि जो हैमलॉक ट्री है वो भी एक तरीके का मतलब एक नेगेटिव तरीके से उसको देखा जाता है। जो कौवा होता है उसको बिल्कुल एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। अगर घर के बाहर अगर कौवा को मतलब कौवे की आवाज आती है तो वो उसको थोड़ा सा अपशगुन माना जाता है ना। तो ये सारी चीजें हमें पता है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पे हमारे पोएट ने इन दोनों चीजों को नजरअंदाज करके और उस डस्ट ऑफ स्नो पे अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन किया और जो भी पुराना उनके साथ में पूरे दिन भर में हुआ उसको वो भूल गए, है ना। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने उस पे अंधविश्वास ना क्रिएट करके, मतलब वो जब उनके ऊपर स्नो गिरी है उस पेड़ के नीचे से जब वो जा रहे हैं तो उन्होंने उसको अंधविश्वास की तरह ना लेकर के एक पॉजिटिव तरीके से लेने को उन्होंने सही समझा। अब होता यह है अक्सर देखो हम भी रोजमर्रा के जीवन में बच्चों बहुत से ऐसे अंधविश्वास होते हैं जिसके अपन शिकार हो जाते हैं। बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम वहीं के वहीं रुक जाते हैं, हम कहीं जा रहे होते कोई छींक देता है तो हम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि आप अपने काम को आगे करते रहो। ठीक है, आप अगर अपने दिमाग में पॉजिटिव हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका काम नहीं बिगड़ेगा तो कोई भी चीज आपके काम को नहीं बिगाड़ सकती है। ये सारी चीजें जो हैं ये सारे का सारा मिथ है, एक सोच है जो कि बनाई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना ही हैमलॉक ट्री एक नेगेटिव ट्री होता है और ना ही जो कौवा है वो भी एक साधारण पक्षी की तरह, तो उसको भी हमें एज ए नेगेटिव बर्ड नहीं देखना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे पोएट के साथ में पूरे दिन भर में जो कुछ भी हुआ उन्होंने उस सब को भुला करके एक अच्छी शुरुआत करने के बारे में सोचा कि अब चलो ठीक है। उनका एकदम से ध्यान मतलब जब वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा तो एकदम से उनको ध्यान आया कि यार मैं जो भी पूरे दिन भर में मेरे साथ में हुआ है, जो भी गलत हो रहा है और उनके साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने आगे के दिन को क्यों खराब करूं। करेक्ट, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने आगे के दिन के अंदर मैं इस डस्ट ऑफ स्नो के बारे में ही सोचूंगा और पुराना जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ में उसके बारे में मैं नहीं सोचूंगा। ओके, सो ये आपकी पूरी की पूरी पोम थी। अब इसके अंदर से आपके सामने किस किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, it says in the poem dust of snow how does the poet mood get changed। अब यहाँ पे जो पोएट है हमारा वो काफी उदास है, चलता जा रहा है, फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि उनका मूड चेंज हो गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। नाउ
While sitting under a tree, dust of snow falls on the port. अब यहाँ पे जब वो वहां से गुजर रहे थे और फिर उस पेड़ के नीचे जब वो बैठ गए थे हम लोग ट्री के नीचे, तो एकदम से उदास बैठे हुए थे और एकदम से उनके ऊपर एक बर्फ का जो डस्ट है वो गिरता है. This seemingly upsetting incident changed the mood of the port. अब वैसे तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो उनका मूड इस चीज से और ज्यादा खराब हो जाएगा, है ना. लेकिन यहाँ पे पोर्ट का मूड बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ. उनका मूड जो है वो बिल्कुल पलट गया. मतलब पहले खराब था लेकिन अब उनका मूड धीरे से धीरे धीरे अच्छा होने लगा. He realized that he had just wasted a part of his day repenting. Rather, he could have utilized the same in doing some प्रोडक्टिव एक्टिविटी. एकदम से उनको रियलाइज हुआ कि यार उन्होंने जो भी अपने पूरे दिन भर में सोचा है वो पूरा दिन उन्होंने वेस्ट कर दिया. उस पूरे दिन के अंदर हो सकता है वो कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम करते जिससे कि उनको फायदा होता है ना. तो एकदम से उनको ये चीज रियलाइज हुई. फिर उन्होंने सोचा कि अब चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ. अब आगे का दिन जो है उसके अंदर मैं बिल्कुल भी पुरानी चीजों के बारे में नहीं सोचूंगा. मैं इस डस्ट ऑफ स्नो के बारे में सोचूंगा और मैं अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करूंगा. ठीक है, तो ये इस पूरी पोम के अंदर हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द अंडरलाइंग मैसेज for us in our hectic life? हमारी जो ये भाग दौड़ वाला जीवन है, हेक्टिक लाइफ जो है, उसके अंदर हमको इस पोम से क्या मैसेज मिलता है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है विद रेफरेंस टू द पोम डस्ट ऑफ स्नो. तो इस पोम से हमें क्या रेफरेंस मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, ये हमसे पूछा है. सो विद रेफरेंस टू द पोम डस्ट ऑफ स्नो, द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इन आवर हेक्टिक लाइफ इज दैट वी शुड एंजॉय नेचर. तो सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी कि हमें नेचर को एंजॉय करना चाहिए. अगर हमारी पोर्ट की जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो थोड़ा सा ऐसे परेशान हो जाता. एक तो पहले ही परेशान और ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो गिर गई. अब एक बार को आप सोच के देखो कि आप हो और आपका पूरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, और आपका पूरा मूड बहुत ज्यादा खराब है. आप कहीं बैठे हो जाकर के और ऊपर से आपके ऊपर आपके बैठा है कौवा या कबूतर और उसने आपके ऊपर बीट कर दी, ठीक है, पॉटी कर दी. तो अब जब आपके ऊपर कर दी तो आपका मूड कैसा हो जाएगा, और ज्यादा खराब हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे हमारे पोर्ट का दिन अच्छा था कि उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ डस्ट ऑफ स्नो ही गिरा. ठीक है, अब क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ डस्ट ऑफ स्नो ही गिरा है तो हालांकि उनके जगह कोई भी होता तो वो ऐसे और निराश हो जाता कि अरे यार एक तो पहले ही इतनी ठंड है और ऊपर से बर्फ और गिर गई मेरे ऊपर. लेकिन इस चीज को उन्होंने नेगेटिव ना लेकर के उसको पॉजिटिव लिया है. ठीक है, नाउ इन आवर हेक्टिक लाइफ इट इज दैट वी शुड एंजॉय नेचर. तो सबसे पहली चीज तो ये कि हमें नेचर को एंजॉय करना चाहिए टू द अटमोस्ट एंड वी शुड हैव अ पॉजिटिव आउटलुक इवन टुवर्ड्स सिंपल एक्ट्स. और दूसरी चीज हमने ये सीखने को मिली कि हमें कुछ भी हो हमारे लाइफ में, हमारे दिन में, हमें उसको हमेशा एज अ पॉजिटिव रह करके उसे ही हमें सोचना चाहिए. कोई भी एक्ट होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, हमको उसमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. ओके, because they can lead to learning of greater lessons of enjoying life. क्योंकि जो भी एक्टिविटी आपके साथ में हुई है हो सकता है उससे आपको जीवन के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिल जाए, है ना. अब बस वो डस्ट ऑफ स्नो के ऊपर गिरी थी और उसके बाद में उन्होंने पूरी की पूरी ये एक पोम लिख के दे दी आपको, आपके 10th क्लास में जोड़ दी. तो सोचो कि एक हर इतने से इंसिडेंट पे उन्होंने इतनी सुंदर पोम लिख दी है. तो हर एक इंसिडेंट पे जब आप लोग भी पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करोगे और आप लोग हर चीज को एक अच्छे वे में देखोगे, अंधविश्वास में नहीं देखोगे, तो सोचो कि आपकी लर्निंग्स भी कितनी ज्यादा बढ़ेंगी. ठीक है, सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंपल मूवमेंट प्रूव्स टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट. ये सिंपल मूवमेंट हुआ था जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट भी था एंड सेव्स द रेस्ट ऑफ द डे. और इस मूवमेंट ने पूरे दिन को बचाया था. पोर्ट फ्रॉम द वेस्टेड. और इस जो छोटा सा ये मूवमेंट हुआ था डस्ट ऑफ स्नो वाला, इस मूवमेंट ने जो हमारे पोर्ट है इनके पूरे दिन को काफी खराब होने से बचाया था. एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पोम डस्ट ऑफ स्नो. नाउ the poet Robert Frost tries to convey that even simple and ordinary incidents have a great significance in our life. Significance मतलब होता है बच्चों importance. ठीक है, अब हमारे जो पोर्ट है वो बताना चाह रहे हैं कि जो छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं वो भी हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, है ना. अब जैसे इनकी लाइफ में हुआ, नथिंग इज गुड और बैड. कुछ भी जो कुछ भी होता है ना आपके साथ में वो ना ही खराब होता है ना ही अच्छा होता है. मतलब जस्ट एक्सेप्ट इट. अगर आपके आगे से बिल्ली रास्ता काट गई तो काट गई यार, वो उसका रास्ता था. मतलब तुम लोग इसको ऐसे भी तो देख सकते हो कि तुमने बिल्ली का रास्ता काटा, बिल्ली तो अपने रास्ते से जा रही थी, तुम एकदम से आ गए.
बिल्ली भी ऐसा सोच सकती है ना? तो अपन ही ऐसा क्यों सोचे, अपन ही क्यों बिल्ली को बदनाम, मतलब इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अपन ही क्यों बिल्ली को इस चीज के लिए पॉइंट आउट करें या बदनाम करें कि यार इसने मेरा रास्ता काट दिया और इसकी वजह से मेरा काम बिगड़ गया, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हर चीज में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने की हमें जरूरत है। इट इज ओनली आवर थिंकिंग दैट मेक इट सो। ये सिर्फ हमारी सोच है ना? ये सिर्फ हमारी सोच है कि हम किस चीज को किस तरीके से देखते हैं। ऑलराइट, चलिए, बेस्ट थिंग्स इन अ लाइफ आर फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे जीवन के अंदर जो भी अच्छा है उसके कोई पैसे नहीं लगते, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स। हमारा जीवन जो है उसके अंदर खूब प्रॉब्लम्स आती हैं, खूब रुकावटें आती हैं, खूब ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन अगर हम हर चीज को ऐसे लेके बैठ जाएंगे, दुखी होंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे, तो उससे चीजें आसान नहीं होती हैं। तो वी शुड लर्न वन थिंग कि हमें हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, इस नेचर को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जैसा भी है। ओके, वी शुड ट्राई टू सॉल्व देम रेदर देन सिटिंग एंड रिग्रेटिंग। हमें हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे ऑब्स्टिकल्स को, हमें उनको सॉल्व करना चाहिए, ना ही उन चीजों के ऊपर रिग्रेट करना चाहिए, ना ही उन चीजों को लेकर के बैठना चाहिए। ओके, चलिए, समटाइम्स इवन द अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स चेंज द मीनिंग ऑफ लाइफ। काफी बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हमारे जीवन के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सारी की सारी चीजें हमारे जीवन को बदल के रख देती हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज करो आपके आगे से बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हम उसी एग्जाम्पल को लेंगे। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अंधविश्वास समझ करके वहां पे मतलब उस अपने काम को पोस्टपोन करना सही समझते हैं, या फिर वो जो भी टोटके होते हैं, चप्पल उप्पल फेंकना, वो सब करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार मतलब क्या है ये सारी मनगढ़ंत बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और वो लोग अपने काम के लिए निकल जाते हैं और उनका काम जैसा उन्होंने सोचा तो उससे भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो उनकी जो सोच है इस अंधविश्वास को लेकर के वो बिल्कुल ही मतलब बदल जाती है और बिल्कुल पलट जाती है। तो वही बात यहाँ पे बोली है कि काफी बार जो इतनी अनइम्पॉर्टेंट चीजें नहीं होती आपके लाइफ के अंदर, वो भी आपको काफी सारी चीजें सिखा देती हैं। ओके, a simple action of crow who shook off the dust of snow on the pot taught him a great lesson। अब उस कौवे ने सिर्फ वो डस्ट ऑफ स्नो उस पोट पे गिरा करके उस पोएट को बहुत बड़ा लेसन उसकी लाइफ का सिखाया है। ठीक है, the poet realized that he had wasted his day in repeating and rather than doing some useful activity। पोएट को रियलाइज हुआ कि उसने अपना पूरा दिन खराब कर दिया है उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच के, है ना, वरना इसके अलावा वो कुछ प्रोडक्टिव भी कर सकता था। He understood how to take adverse season in stride and work for a better life। उनको समझ में आया कि उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो उसको भूल करके उन्हें एक अच्छी पहल करनी चाहिए, मतलब जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसके अंदर वो उन्हें देखना चाहिए। ओके, चलिए, अब इस क्वेश्चन को आप और किस तरीके से आंसर कर सकते हो? ये जो आपका क्वेश्चन है, दैट अ सिंपल मूवमेंट प्रूव्स टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंस क्रिएट कर सकता है कोई भी एक सिंपल जो मूवमेंट है आपके रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए। तो इसको आप और किस तरीके से आंसर कर सकते हो? तो एक तो जो ये अपन ने समझा है वो है, और इसको अपन कैसे आंसर कर सकते हैं? सो इन द पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट praises and describes different positions of nature। तो सबसे पहले तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोम के अंदर क्या कर रहे हैं कि नेचर को आप कह सकते हो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं नेचर को, है ना। Here he touches different aspects of natural sights। और जो हमारे नेचर के अंदर जो डिफरेंट चीजें हैं उसको वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। There are many things in nature that are not considered auspicious। अब ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं हमारे नेचर के अंदर जिनको हम शुभ नहीं मानते हैं, जैसे कौआ है ना, जैसे यहाँ पे इस पोम के अंदर कौआ है, वो हैमलॉक ट्री है, इनको एज अ नेगेटिव मतलब नेचर का पार्ट इनको देखा जाता है। क्रो इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड बर्ड। जो कौआ है उसको एक अच्छी पक्षी के तरह नहीं देखा जाता जैसे बाकी सारे पक्षियों को देखा जाता है। ठीक है, जैसे अगर कौआ अगर घर के आगे आ जाता है, मतलब घर की छत पे बैठ जाता है और वहीं पे बैठा रहता है और आवाज करता है, तो ये चीजें काफी ज्यादा अशुभ मानी जाती हैं। सिमिलरली हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री एंड दैट इज व्हाई इट इज द सिंबल ऑफ सैडनेस। सेम उसी तरीके से जो हेमलॉक ट्री है वो भी एक जहरीला पेड़ की तरह उसको देखा जाता है और इट इज अ काइंड ऑफ अ सिंबल ऑफ सैडनेस। ओके, व्हेन द crow shakes off the dust of snow from the hemlock tree it falls on the pot। तो अब यहाँ पे इस पेड़ के ऊपर जो कौवा है, जब वो डस्ट ऑफ स्नो मतलब नीचे गिराता है तो वो पोट पे गिरती है और पोट का यहाँ पे जो सोच है, जो विचार है, वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं। Thus the poet mood changes due to this incident। इस इंसिडेंट से जो पोइट है हमारे, उनका मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट in this poem represent the crow and hemlock tree as
इनऑस्पिशियस। अब यहाँ पे इस पोम के अंदर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो हमारे पोएट हैं, उन्होंने कौवे को और हेमलॉक ट्री को अशुभ ना मानते हुए उसको शुभ माना है। ठीक है, कि यार ये पेड़ और ये कौवा तो मेरे लिए शुभ है, क्योंकि इनकी वजह से अब मैं पूरे दिन के अंदर कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा, कुछ नया कर पाऊंगा, कुछ प्रोडक्टिव कर पाऊंगा। अगर मेरे साथ में इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो मैं वही अपने पुराना जो भी मेरे साथ में हुआ है उसी के बारे में सोचता चला जाता, ठीक है, और मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता। तो द पोएट इज वेरी थैंकफुल टू क्रो एंड हेमलॉक ट्री। ओके, चलिए। But when the crow shakes off the dust of snow from the hemlock tree, it falls on the poet. It changes his dejected mood and saves the day from being spoiled. है ना, इससे जैसे ही वो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोएट के ऊपर गिरता है तो उससे जो भी उनका दिन होता है, जो भी उनका मूड होता है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से बच्चों आपकी जो दूसरी पोम है वो स्टार्ट होती है, जिसका नाम है फायर एंड आइस। ओके, अब इस पोम के भी जो हमारे पोएट है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है, इन्हीं की तरफ से ये एक और पोएम है। इस पोएम के अंदर क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। चलो, तो इस पोम के अंदर बच्चों हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमारे पोएट है, उन्होंने फायर और आइस को सिर्फ आग और जो बर्फ है सिर्फ इसी के तरीके से नहीं देखा है। उनका यहाँ पे फायर का मतलब है डिजायर, इच्छाएं। ठीक है, डिजायर हो गया, पैशन हो गया। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप फायर वर्ड को सिर्फ फायर मत देखो, यहाँ पे फायर वो रिजेंबल कर रहे हैं टू डिजायर, टू पैशन, और जो आइस है उसको वो यहाँ पे बता रहे हैं हेट। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग इनको ऐसा लगता है कि या तो दुनिया आग से खत्म हो जाएगी। आग से खत्म होने का मतलब क्या है, या तो दुनिया डिजायर से खत्म हो जाएगी, अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते खत्म हो जाएगी, अपने पैशन को फॉलो करते करते खत्म हो जाएगी, या फिर हेटरेट से खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि कोई चोर है। ठीक है, अब वो जो चोर है उसकी बहुत इच्छा है कि उसके पास में बड़ी गाड़ी हो, तो वो उस अपने इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगा, चोरी करेगा, है ना। और अगर उस चोर की तरह ही बहुत से लोग हो गए तो सोचो हमारी दुनिया का क्या होगा, है ना। एक जो मर्डरर होता है वो क्या करता है, मर्डर करता है। मर्डर क्यों करता है, अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए, चोरी करने के लिए, ना, अब जो लूटपाट करने के लिए। ठीक है, और बहुत से लोग ऐसे पैशनेट होते हैं, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए वो कुछ भी नहीं देखते, ना ही वो घर परिवार देखते हैं, कुछ नहीं देखते, सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करते हैं। वो अपने पैशन को फॉलो करने के चक्कर में इतने पागल हो जाते हैं कि वो बाकी सारी चीजों को नहीं देखते हैं, विच इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट। ओके, सो यहाँ पे हमारे जो पोएट है वो यही बोल रहे हैं कि या तो दुनिया फायर से खत्म होगी या फिर ये हेट से खत्म होगी। अब जब हेट की बात हम करते हैं तो हेट अपने आप में बहुत नेगेटिव वर्ड है, और हेट क्या होती है, नफरत, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, हेट रेट ऐसी है कि उसके अंदर हम सिर्फ अपना अच्छा चाहते हैं, हम मतलब इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हम जान करके खुद का अच्छा और दूसरों का हम बुरा करते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी पोम है ना बच्चों, वो इसी के ऊपर है, फायर एंड आइस। अब इसको अपन समझते हैं। सो व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट इज द जनरल ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्ल्ड। अब फायर और आइस का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको डिजायर बताया, पैशन बताया, हेट बताया, वैसे और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि फायर एंड आइस को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, और साथ ही में इनका जनरल ओपिनियन क्या है तो वो भी अपन को एक्सप्लेन करना है। सो फायर स्टैंड्स फॉर फ्यूरी, डिजायर, लस्ट, एंगर। अब चाहे आप डिजायर कह लो, पैशन कह लो, लस्ट कह लो, गुस्सा कह लो, ठीक है, एंगर कह लो, फ्यूरी कह लो, एवराइज कह लो, क्रुएल्टी कह लो, ये सारी जो चीजें हैं वो सब क्या किसको डिनोट करी, वो फायर को डिनोट करी। ग्रीड, है ना, मतलब लालच, फिर उसके बाद में इच्छाएं, फिर पैशन, ये सारी की सारी चीजें फायर को ये रिजेंबल कर रही हैं। और वहीं आइस की अगर अपन बात करें तो आइस इज सिंबॉलिक फॉर हेटरेट, कोल्डनेस, रिजिडिटी, मतलब एकदम जिद्दी। उसके बाद में इनसेंसिटिविटी, मतलब किसी के फीलिंग्स की कदर नहीं करना और सिर्फ अपना भला करना। ठीक है, इनटॉलरेंस, और किसी के पेशेंस, मतलब किसी के भी पेशेंस को टॉलरेट नहीं करना, इम्पेशेंट हो जाना और इनटॉलरेंस वहां पे रखना। अगर सोचो कि अगर दुनिया के अंदर फायर हो जाए, फायर मतलब ये सारी चीजें हो जाए, तब क्या दुनिया बचेगी? नहीं बचेगी। लेकिन अगर फिर भी बच गई तो उसके बाद में आइस की वजह से, यानी कि इन सभी चीजों की वजह से बिल्कुल नहीं बचेगी। तो हमारे पोएट का यही कहना है कि जो पूरी दुनिया है ये खत्म होगी फायर से। ओके, और अगर फिर भी बच गई तो वो खत्म हो जाएगी आइस की वजह से। Clear? Now, the general opinion regarding the world is that the world will end in the fire and some say ice. तो इस दुनिया के बहुत से लोग कहते हैं कि जो पूरी दुनिया है ये फायर की वजह से खत्म होगी। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि जो पूरी दुनिया है ये आइस की वजह से खत्म होगी, हेटरेट की वजह से खत्म होगी। But the two reasons contrast each other and one equally opposite to each other. लेकिन दोनों ही अगर देखा जाए तो वो दोनों ही एक जैसे हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करते हैं। ठीक है, तो some or the another way ये दोनों एक ही चीजें हैं।
People who favor fire believe that it will be heat and passion which will end the world. जो लोग फायर पे बिलीव करते हैं कि फायर की वजह से खत्म होगी, तो वो बहुत पैशनेट है, उनके अंदर बहुत ही आग है, बहुत ही गर्मी है, जिसकी वजह से वो अपने आगे किसी को भी नहीं समझेंगे, वो सिर्फ अपने आप को मतलब ज्यादा जरूरी समझेंगे और अपने पैशन को फॉलो करने के चक्कर में वो बाकी चीजों को वो नहीं देखेंगे, तो इससे भी दुनिया खत्म हो सकती है. दूसरा इज ऑन द अदर हैंड सम पीपल थिंक दैट इट विल बी आइस व्हिच इज फ्रीज द वर्ल्ड. और बहुत से मतलब दूसरे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि आइस की वजह से दुनिया खत्म हो सकती है, आइस की वजह से पूरी की पूरी दुनिया फ्रीज हो सकती है. ओके, चलिए नेक्स्ट इज नथिंग इज इमॉर्टल इन दिस यूनिवर्स. इमॉर्टल मतलब होता है अमर. ठीक है, कि इस यूनिवर्स में कुछ भी अमर नहीं है, ना इंसान अमर है, ना जानवर अमर है, ना पेड़ पौधे अमर है, कुछ भी अमर नहीं है. ठीक है, फायर एंड आइस आर वेरी पावरफुल थिंग्स. अब जो आग है और जो बर्फ है ये बहुत ही पावरफुल है. दे विल डिस्ट्रॉय इट. ये दोनों ही चीजें मिलकर के पूरी दुनिया को खत्म कर सकती हैं. बट हेट्रेड इज मोर पावरफुल. लेकिन यहाँ पे जो हेट्रेड है ये ज्यादा पावरफुल है. किस तरीके से एक्सप्लेन करना है. नाउ इट इज अ यूनिवर्स ट्रूथ दैट नथिंग इज इमॉर्टल इन दिस यूनिवर्स. अब ये पूरी यूनिवर्स की सच्चाई है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज अमर नहीं रह सकती, ना इंसान, ना जानवर, ना पेड़ पौधे. ठीक है, जितने भी लोग हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं इस दुनिया के अंदर, वो सारी की सारी एक ना एक दिन तो खत्म होंगी ही. एवरीथिंग हैज टू डिस्ट्रॉय वन डे. एक ना एक दिन तो हर चीज को यहाँ पे डिस्ट्रॉय होना है. फायर एंड आइस विल नॉट लीव एनीथिंग. क्योंकि जो आग है और जो ये बर्फ है ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी, है ना. नाउ द पोएट ऑल्सो सपोर्ट्स दोज हु फेवर्स फायर. अब यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं वो उन लोगों को भी सपोर्ट करते हैं जो कि फायर के फेवर में है. बट द फीलिंग ऑफ हेट्रेड इज मोर डेंजरस देन फायर एंड आइस. लेकिन यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जो ये फीलिंग होती है ना हेट्रेड वाली, ये ज्यादा हार्मफुल होती है, मतलब ज्यादा डेंजरस है. हेट्रेड विल डिस्ट्रॉय इट इनटू पीसेस. यानी कि जो नफरत है वो लोगों को टुकड़ों में विभाजित कर देगी, लोगों को वो टुकड़े टुकड़े कर देगी उनके. दिस फीलिंग विल स्पॉइल द ह्यूमैनिटी. इससे इंसानियत खत्म हो जाएगी. फ्रॉम दिस अर्थ, इस दुनिया से जो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी, वो खत्म हो जाएगी. दैट इज द ह्यूमन ऑर्नामेंट. और जो इंसानियत है वो लोगों का मतलब हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं इस दुनिया में, उन सबका वो ऑर्नामेंट है, यानी कि गहना है. और अगर वो ही खत्म हो जाएगा तो लोग आपस में एक दूसरे को मारने काटने दौड़ेंगे. ओके, सो हेट्रेड इज वेरी पावरफुल. हेट्रेड की वजह से सारी की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डीप मीनिंग डज द पोएम फायर एंड आइस कैरी इन इट. अब ये जो पोएम है इसके अंदर मतलब इसके अंदर ऐसा क्या है, इसका मॉरल क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये आपसे पूछा गया है. The poet had compared fire to dark side of humanity. अब यहाँ पे फायर जो है ये क्या है, फायर एक डार्क साइड शो करता है इंसानियत की. जैसे कि हेट्रेडनेस हो गई, लस्ट हो गई, अपने पैशन को फॉलो करने की जो ललक होती है वो हो गई. सो इट इज अ काइंड ऑफ इट्स अ डार्क साइड ऑफ ह्यूमन. अकॉर्डिंग टू द पोएट लस्ट इज ग्रेटर एविल. और पोएट के अकॉर्डिंग जो लस्ट होती है, किसी भी चीज को हासिल करने की जो इच्छा होती है ना, वो एक तरीके से एविल है. डिजायर और लस्ट इज द कॉज ऑफ वॉर. और डिजायर और लस्ट की वजह से ही इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, वॉर हुए हैं. हेट्रेडनेस इज ऑल्सो हार्मफुल. और वहीं पे जो हेट्रेडनेस है, एक दूसरे से जो नफरत करते हैं, वो भी काफी ज्यादा हार्मफुल है. सो द पोएम फायर एंड आइस रिप्रेजेंट्स द टू एविल. अब ये जो पोएम है ये दो एविल को रिप्रेजेंट करती है, दो राक्षसों को रिप्रेजेंट करती है, हेट्रेडनेस एंड लस्ट. ठीक है, पहली है hatredness and lust which led to destruction of the world, जो कि इस पूरी दुनिया को पूरी तरीके से तबाह कर देगा. According to the poet, fire stands for desire, greed and avarice. ठीक है, तो हमारे पोएट के अकॉर्डिंग जो फायर है इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा चुकी हूँ. पैशन, लस्ट और ग्रीड, एवराइज. ऑलराइट, द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई दम. जितना अपनी इच्छाओं को तुम जितना ज्यादा पूरा करोगे, तुम्हारी इच्छाएं उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी. आज तुम सोच लो कि यार मतलब एक साइकिल खरीद लूं, कल को तुम्हें लगेगा कि नहीं नहीं यार साइकिल, मतलब तुम बड़े हो गए, तुम्हें लगेगा यार मेरे पास तो साइकिल है, मतलब एक स्कूटी तो होनी चाहिए. तुम स्कूटी खरीद लोगे, फिर 2-4 साल बाद में तुम्हें लगेगा कि यार सारे दोस्तों के पास में इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं, यार गाड़ी तो होनी चाहिए, तुम गाड़ी खरीदोगे. फिर उसके बाद में तुम्हें लगेगा कि यार अब मैं कम से कम लाइफ में ऐसी जगह तो आ गया हूँ कि ये नॉर्मल गाड़ी तो नहीं चलाऊंगा मैं, मतलब ये मारुति से तो कुछ नहीं होगा, BMW खरीदनी पड़ेगी. तो ये जो डिजायर होती हैं, ये जो पैशन होता है ना बच्चों, इनका कोई अंत नहीं होता. ठीक है, अपनी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता. ये जो इच्छाएं तुम्हारी तो तुम्हें मार देंगे, ऐसा हमारे पोएट का कहना है. द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, जितना ज्यादा तुम इसको पूरा करोगे, द मोर दे ग्रो, उतनी ज्यादा ये बढ़ेंगी. देयर इज नो एंड टू इट. इन इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं है. दे स्प्रेड रैपिडली लाइक अ फायर. है ना, वो मतलब इच्छाएं तुम्हारी ऐसे
आग की तरह फैलती है तुम्हारे अंदर। आग की तरह फैलने का मतलब क्या है, तुम लोग को पता होगा कि जो आग होती है वो कितनी जल्दी फैलती है। अगर थोड़ी सी भी आग कहीं लग जाए और आसपास में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि जहाँ पे आग लगने की संभावना है, तो वो आग पूरे एरिया को काफी जल्दी पकड़ लेती है। तो सेम उसी तरीके से जो आपकी इच्छाएं होती हैं, आप एक को पूरा कर लो तो आपको फटाक से मतलब 1-2 महीने बाद में आपको लगने लग जाएगा कि यार स्कूटी तो खरीद ही लूं। स्कूटी खरीद लोगे तो आपके दोस्तों को देख दुखा के आपको लग जाएगा यार एक गाड़ी तो होनी चाहिए। तो ये जो डिजायर होती हैं ये आग की तरह आपके अंदर फैलती हैं एंड ruin योर होल लाइफ, और आपके पूरे जीवन को खराब कर देती हैं। ऑन द अदर हैंड, आइस अकॉर्डिंग टू द पोट स्टैंड्स फॉर हेट्रेट, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। वहीं दूसरी तरफ बर्फ का मतलब क्या है, हेट्रेट, coldness and rigidity. One becomes insensitive and indifferent towards the feeling of others. आइस, जो लोग आइस को फेवर करते हैं वो एक दूसरे मतलब सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, दूसरे की फीलिंग्स की कदर नहीं करते हैं, बहुत ही इनसेंसिटिव होते हैं। ओके, वन बिकम्स सेल्फिश। यहाँ पे जिसके भी जो भी आइस को सपोर्ट कर रहा है वो बहुत ही सेल्फिश हो जाता है, उसको सिर्फ अपना जो काम है, अपना मतलब सब कुछ, अपना परिवार, अपना काम, वो उसको प्यारा है, बाकी दूसरे भले ही कहीं पे भी जाएं उसको कोई मतलब नहीं है। मतलब सेल्फिशनेस को ये प्रमोट करता है। And sometimes cruel also. The poet says that both fire and ice are growing with such a rapid speed that the world would soon perish either way, in fire or in ice. अब हमारे पोइट कह रहे हैं कि हमारी दुनिया के अंदर फायर और आइस दोनों ही इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारी पूरी दुनिया या तो फायर से खत्म होगी या फिर ये आइस की वजह से तो डेफिनेटली खत्म होगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन टू कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब इस पोम के अंदर क्या बताया है कि जो दुनिया है वो दो तरीके से खत्म हो सकती है, ईदर थ्रू फायर और थ्रू आइस। ओके, as forecasted in the poem Fire and Ice. All right. The theme of the poem is the destructive potential of hatred and desire. अब इस poem के अंदर आपको क्या बताया है कि जो hatred है और जो desire है ये इतनी ताकतवर है, ये दोनों चीजें, कि पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स को ये खत्म कर सकती हैं। The poet uses contrasting elements like fire and ice. अब fire एक तरफ होती है आग और एक तरफ है पानी यानी कि बर्फ। दोनों ही चीजें वैसे बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है, बहुत ही अलग है, लेकिन फिर भी इन दोनों का जो काम है वो क्या है, एक ही है। ठीक है, टू एक्सप्लेन इट्स पावर ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड। इन दोनों का काम क्या है, एक ही है। यहाँ पे अगर अपन इनके जो सिंबल्स उनको देखा जाए तो इन दोनों का काम एक ही है कि ये दुनिया को खत्म कर सकती हैं। By fire, he metaphorically means the destructive nature of human emotion. आग से उनका क्या मतलब है, मेटाफोरिकली वो क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो ह्यूमन इमोशंस को किस तरीके, मतलब ह्यूमन इमोशंस किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। जैसे मतलब इनको और कौन खत्म कर सकता है, फायर यानी कि डिजायर एंड हेट्रेड, व्हाइल आई सिग्निफाइज द फीलिंग व्हिच इज द बेनिफिट ऑफ लव। वहीं पे जो आइस है वो क्या शो करती है, जो लव है उसका जस्ट ऑपोजिट यानी कि हेट्रेड, अफेक्शन एंड सिंपैथी। हेंस बोथ टाइप ऑफ ह्यूमन नेचर हैज द पोटेंशियल फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो ये दोनों ही तरह के जो ह्यूमन नेचर है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए काफी है, यानी कि खुद को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ये बहुत है। इफ फायर लेट्स टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, अगर आग से बहुत तेजी से दुनिया खत्म हो सकती है, इंसान के अंदर इमोशंस खत्म हो सकते हैं, देन आइस वुड लेड टू साइलेंट डैमेज। तो वहीं आइस का भी यही काम है, लेकिन वो साइलेंटली चीजों को अंदर अंदर से डैमेज कर सकती है। ओके, सो आई होप ये दोनों ही चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। As such, the two contrasting element like fire and ice both would be just as good as to destroy the world. तो ये दोनों ही contrasting चीज यानी ये दोनों ही opposite चीजें बहुत ही हैं इस पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए। एक है जो कि पूरे आग की तरह खत्म कर सकती है, और एक है जो कि धीरे धीरे साइलेंटली इंसान के इमोशंस को और चीजों को खत्म कर सकती है। लेकिन वापस वही चीज आ जाती है कि ये दोनों ही चीजें किस काम में आती हैं, इस दुनिया को खत्म करने में। धीरे धीरे अगर ये दोनों चीजें बढ़ेंगी तो ये दुनिया है वो खत्म हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दी पोएट। ओके, ऑलराइट, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपकी नई पोएम स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है टाइगर इन द जू। इसके पोएट हैं लॉजली नॉरिस। ओके, अब इस पोएम के अंदर भी एक एनिमल की कहानी है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे पोएट ने कि तो किस तरीके से यहाँ पे जो टाइगर है, अ टाइगर इन द जू, ये जो टाइगर है जो कि जू में बंद है, ये सही मायने में जू में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम उसको केज में पैक तो कर लेंगे, उसको उसमें कैद में तो हम रख लेंगे, लेकिन क्या इसका जन्म कैद में मतलब कैद में रहने के लिए हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। ये टाइगर है तो इसका घर कहाँ है? जंगलों में, यानी कि इसका जन्म हुआ है जंगलों में आराम से घूमने के लिए, है ना, शिकार करने के लिए, अपना
जो भी अपना जो इनका दिन होता है वो जैसे शुरू होता है और जैसे खत्म होता है, शिकार करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ है वो इस चीज के लिए हुआ है। टाइगर का जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि ताकि उसको केज में बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जो हमारी पोम है वो पूरी की पूरी इसी चीज के ऊपर है कि यहाँ पे जो केज के अंदर, जो जू के अंदर जो बंद हुआ टाइगर है वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे होना नहीं चाहिए। ही इज नॉट मेंट टू बी इन द केज। वो फ्री होना चाहिए, वो आजाद होना चाहिए, ठीक है। लोगों ने उसको केज में बंद करके ही मतलब उसको ऐसे देखने लायक चीज बना दी है, लेकिन वो इसलिए थोड़ी ना है। अब आप ये सोचो कि अगर हम लोगों को अगर केज में बंद कर दिया जाए और हम जो हमारा रूटीन है उसको उससे हमें बिल्कुल अलग कर दिया जाए, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो टाइगर है वो भी बहुत परेशान है, बहुत ही सुस्त है, उसको बिल्कुल भी यहाँ के एनवायरनमेंट में उसे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसका घर ही अलग है, उसका घर जंगल है जहाँ से उसको यहाँ पे लाया गया है। और अब जंगल भी क्यों है भाई? अब जंगलों को तो काट करके लोगों ने वहां पे अपनी बस्तियां बसा ली है, तो जहां पे उसका घर होना चाहिए वहां पे अब लोगों के घर हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज तो यही है। तो यहाँ पे हमारे जो पोएट है वो यही बोल रहे हैं कि जो हमारा टाइगर है या तो वो जंगल में होना चाहिए या फिर वो लोगों के घरों के पास में होना चाहिए, लोगों को डराते हुए होना चाहिए, मतलब लोगों को उससे डर लगे ऐसा होना चाहिए। उसकी फितरत ही ऐसी है। लेकिन अब लोगों ने क्या किया है कि उसके घर को ही काट दिया और वहां पे अपने घर बना लिए हैं, है ना। फिर लोग कहते हैं कि मतलब काफी बार न्यूज़पेपर्स में और न्यूज वगैरह में भी आता है ना कि एक जंगल का शेर या जंगल का चीता या जंगल का जानवर शहर में घुस पड़ा। तो शहर में वो जानवर नहीं आया है, हम लोग उसके घर में घुस घुस गए हैं। सोचो कि अगर हम लोग उसके घर में घुस गए तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, दे आर नॉट मेंट टू बी इनटू दैट केज। उस केज में रहने के लिए इन्होंने जन्म नहीं लिया है। अब यहाँ पे जो टाइगर है इसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्योंकि हमने इसको केज में बंद कर दिया तो इसका जो इफेक्ट है वो पूरे इकोसिस्टम पे पड़ता है। अब ये बाहर अगर होगा, ये जंगल में होगा तो ये हिरन का शिकार करेगा, है ना। फिर पूरा का पूरा, अगर आपने वो इकोसिस्टम पढ़ा है तो साइंस के अंदर अगर बचपन में पढ़ा होगा तो आपको पूरा ध्यान होगा। फिर वो जो हिरन होता है वो घास खाता है और वो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, तो वो यहाँ पे पॉइंट यही कह रहा है कि उसको बंद करके, टाइगर को केज में बंद करके इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे डाला गया है ना। और यहाँ पे वो जो टाइगर है वो बहुत ही सुस्त है। तो जो पेट्रोलिंग की गाड़ी आती है हर रात को, अब पेट्रोलिंग की गाड़ी क्या होती है, जू वगैरह में क्या होती है कि एक ऐसे गाड़ी होती है, वो हर रात को ऐसे चक्कर लगाती है, उसके अंदर गार्ड होता है, वो चक्कर लगाती है, वो देखती है कि भाई सब जानवर ठीक ठाक तो हैं, कहीं कोई भागा तो नहीं है, सब ठीक है ना। तो अंधेरे में वो ऐसे चक्कर लगा रही होती है वहां पे जू के अंदर। तो जैसे ही वो के केज पे, टाइगर के केज पे उसकी लाइट पड़ती है तो एकदम से वो देखती है कि वो जो टाइगर है वो सुस्त हो गया, ऐसे आसमान में देख रहा होता है, सितारों की तरफ देख रहा होता है। तो पोएट ये कह रहा है कि वो यही डेफिनेटली वो यही सोच रहा होगा कि कहीं से कोई आए और उसको यहाँ से छुड़ा के ले जाए, उसको यहाँ से बचा के ले जाए, ठीक है। तो हम उसको देख के काफी एंटरटेन होते हैं, हम जू जाते हैं, छोटे बच्चों को जू लेके जाते हैं, वहां पे शेर चीते दिखाते हैं, हम एंटरटेन हो रहे हैं, हम उससे खुश हो रहे हैं, हमारे बच्चे उससे खुश हो रहे हैं। लेकिन एक बार उस केज के अंदर जो बैठा है उससे पूछ के देखो कि उसकी दुनिया सिर्फ कितनी सी हो चुकी है, उसकी जो दुनिया है वो कितनी छोटी एकदम सिमट के रह चुकी है, विच इज नॉट फेयर फॉर हिम। ओके, उसकी फितरत है जंगल में घूमना। अगर उसको, तो पोइट यही कह रहा है कि अगर एक बार भी उसको अगर केज से बाहर निकाल दिया जाए ना तो फिर तो तुम वहां पे खड़े भी नहीं रह पाओगे। दिखती सी बात है, वो इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली है। तो बस यही चीज जो है इसको ही पोएट ने पूरी पोएम में अपने बताया है। ओके, अब इससे क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन इट सेज डिस्क्राइब सम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द टाइगर एज स्टेटेड बाय द पोएट। अब यहाँ पे टाइगर की एक्टिविटीज बतानी है जो कि इसने अपनी पोएम के अंदर लिखी है। तो सम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ टाइगर एज स्टेटेड बाय द पोएट आर वॉकिंग अलोंग द केज, वो अपने केज में, अपने पिंजरे में ही घूम रहा है क्योंकि बाहर वो जा नहीं सकता। हियरिंग द पेट्रोलिंग ऑफ कार्स, जो गाड़ियां, पेट्रोलिंग की जो गाड़ियां आती हैं उनकी देखरेख के लिए जो गाड़ियां आती हैं उनकी आवाज सुनता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो लोग उसको देखने के लिए आते हैं उनको पूरी तरीके से इग्नोर करता है। अगर कभी आप जू गए भी होंगे ना तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि वहां पे जो जानवर होते हैं वो कितने सुस्त होते हैं, है ना, कितने मायूस होते हैं। तो वो मतलब परेशान हो चुके होते हैं अपने इतने से केज के अंदर रह करके, क्योंकि एनिमल्स आर मेंट टू walk, animals are meant to run in jungles. Okay, so ignoring visitors and staring at the brilliant stars of the sky. और तीसरी चीज जो यहाँ पे हमारा पोर्ट करता है वो क्या कर रहा है कि वो आसमान की तरफ देखता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेक्स्ट थॉट ऑफ द पोएट अबाउट द टाइगर। फिर अगला ही जो विचार है हमारे पोएट का वो क्या है उस टाइगर के लिए। The next thought of the poet is that the tiger should be in the open forest, कि जो टाइगर है ये खुले जंगल में होना चाहिए, because forest is his natural habitat, क्योंकि जो जंगल है वही उसका घर है। ओके,
देयर ही वुड लर्क इन द शैडो टू हंट अ डियर, वहां पे वो छुपेगा और अपने हिरण का शिकार करेगा, है ना, क्योंकि उसी के लिए उसने जन्म लिया है। नेक्स्ट इज व्हाई डज द टाइगर एक्सप्रेस हिज एंगर क्वाइटली। अब यहाँ पे क्योंकि टाइगर केज के अंदर है तो वो अपना गुस्सा बहुत ही क्वाइटली शो कर रहा है। गुस्से में तो है, ऑब्वियसली वो गुस्से में है, क्योंकि उसको अपने हैबिटेशन से निकाल करके उसको एक ऐसी जगह पे डाल दिया है जहां पे वो कुछ भी नहीं कर सकता अपनी मर्जी का, ठीक है, तो वो गुस्सा है उसके अंदर, लेकिन वो किस तरीके से शो करता है। द टाइगर एक्सप्रेसेस एंगर क्वाइटली, बहुत ही शांत तरीके से वो अपने गुस्से को शो करता है, क्योंकि वो हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं सकता। एक बार उस पिंजरे का गेट आप खोल के देखो, फिर वो बता सकता है आपको अच्छे से, है ना। ही कैन डू नथिंग फ्रॉम बिहाइंड द बार्स, वो उन मतलब उस जेल के पीछे, उस बार्स के पीछे से वो कुछ नहीं कर सकता है। ही इज नॉट फ्री एज ही वॉज इन द फॉरेस्ट, वो अभी बिल्कुल भी फ्री नहीं है जैसा वो जंगल में हुआ करता था। द टाइगर स्ट्रेंथ इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, अब टाइगर की जो ताकत है वो बार्स के पीछे मतलब लॉक कर दी गई है, यानी कि केज के अंदर उसकी जो ताकत है उसको बंद कर दिया गया है। Thus it can only show anger, तो वो वहां से बैठा बैठा सिर्फ गुस्सा दिखा सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, राइट। नेक्स्ट इज हाउ डज द टाइगर फील लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल ऑफ द जू। अब ये जो ऐसी भारी जू, मतलब जू के अंदर जो केज है, इसके अंदर जब टाइगर को बंद कर रखा है तो उसको कैसा महसूस हो रहा है। व्हाई डज ही इग्नोर द विजिटर्स, और वो विजिटर्स को जो उसको देखने के लिए आ रहे हैं, जू जो घूमने के लिए आ रहे हैं, उनको सभी को वो टाइगर इग्नोर क्यों कर रहा है। द टाइगर इज बेसिकली एन एनिमल ऑफ द वाइल्ड्स। अब देखो आप लोगों को पता होगा कि टाइगर क्या है, एक वाइल्ड एनिमल है। ही इज अ डेनिजन ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि वो जंगल का निवासी, वो जंगल में रहता है। डेनिजन मतलब होता है निवासी। Being locked in a concrete cell of the zoo, he felt quite helpless. वो जब इस जू के अंदर बंद है, इस केज में बंद है, तो वो बिल्कुल निराश है, उसको किसी की भी हेल्प नहीं मिल रही है, तो वो बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा है। His immense strength is of no use, जो उसके अंदर इतनी ताकत है ना, टाइगर वाली जो उसकी ताकत है वो कहीं पे भी यूज नहीं आ सकती है। As he is put behind the bars, क्योंकि उसको वो जो जेल के जो बार्स होते हैं ना, सेम उसी तरीके से उसको बार्स के पीछे बंद कर रखा है। दैट्स व्हाई इसकी जो ताकत है वो किसी भी काम की नहीं है। He only stalks the length of his cage, वो सिर्फ और सिर्फ अपने केज की तरफ, केज की जो लेंथ है ना उसको ही देखता रहता है, घूरता रहता है। He ignores the visitors who came to see him after buying their ticket. अब जो विजिटर्स आते हैं जू की टिकट विकेट खरीद के, उनको वो पूरी तरीके से इग्नोर करता है, क्योंकि इसको इंटरेस्ट ही नहीं उन लोगों को देखने में, इसको तो अपने घर जाने में इंटरेस्ट है। अब आप एक चीज सोचो कि अगर अपन लोगों को अपने घर से निकाल करके कहीं बंद कर दिया जाए जेलों में, तो क्या अपन खुश रह पाएंगे? बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएंगे। और वहां पे लोग अपन को देखने के लिए आ रहे हैं, तो क्या अपन उनको अटेंशन दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन दे पाएंगे, लेकिन उसके बाद में अपन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हर किसी को अपने घर की बहुत याद आती है, हर कोई अपने घर जाना चाहता है। तो यहाँ पे जो टाइगर है उसका भी यही हाल है। He doesn't want to present himself as an object to entertain others, मतलब वो अपने आप को किसी ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट नहीं करना चाहता है जिससे कि लोग एंटरटेन हो, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो इसी वजह से वो गुस्सा है और वो अपने गुस्से को ऐसे शांत तरीके से शो करता है, और जो भी विजिटर्स आते हैं उनको वो इग्नोर करता है। ओके, नाउ व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम। अब इस जो पोएम है, इससे जो पोएट है वो क्या आपको कन्वे करना चाहता है। सो द पोएट एग्जिबिट्स द मिजरेबल लाइफ लेड बाय द एनिमल्स इन द जू। अब इस पोएट के थ्रू, मतलब इस पोएम के थ्रू जो पोएट है वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो जू के अंदर एनिमल्स होते हैं उनका जीवन किस तरीके का होता है, कितना दयनीय उनका जीवन होता है। He shows the two different lives, that is in the zoo and the life of the natural habitat. अब इस पोएम के थ्रू वो 2 तरीके का जीवन बताना चाह रहा है। एक तो जानवरों का वो जीवन जो कि वो अपने जंगलों में जीते हैं, और दूसरा वही जानवर जब वो जीवन एक जू में जी रहा है, एक केज में, एक पिंजरे में जी रहा है। तो वो दोनों चीजों को यहाँ पे जो पोएट है वो अपने पोएम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, एनिमल शुड नॉट बी केज्ड। अब पोएट के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स होते हैं उनको पिंजरों में बंद नहीं करके रखना चाहिए। ओके, They should be left free in the wild. अब उनको जंगलों में ऐसे खुला छोड़ देना चाहिए। Even they have a right to remain free, क्योंकि इनका भी अधिकार है फ्रीली रहने का। They should not be caged for our personal interest. हमारे इंटरेस्ट के लिए कि भाई हम जैसे लोग जू जाएंगे, देखेंगे, अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाएंगे, तो हमारे इंटरेस्ट के लिए इनको पिंजरों में बंद नहीं करके रखना चाहिए। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज, डू यू अग्री दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड बी केज्ड। क्या आप लोग इस चीज से सहमत हैं कि जो जंगली जानवर होते हैं उनको केज में बंद करके रखना चाहिए? कॉमेंट येस और नो
गिविंग रीजन, तो आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है। सो वाइल्ड एनिमल्स शुड नॉट बी केज्ड। अब जो जंगली जानवर होते हैं उनको पिंजरों में नहीं बंद करके रखना चाहिए, दिखती सी बात है। दिस इज अ वेल नोन फैक्ट दैट टाइगर इज अ रॉयल स्पीशीज। ये हम सबको पता है कि जो टाइगर है वो कितनी रॉयल स्पीशी है, विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटेंशन मतलब जो खत्म होने वाले हैं। तो हमें ये भी पता है कि जो टाइगर्स हैं वो इस दुनिया से धीरे 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 एक्सटेंट हो रही है, यानी कि खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल खत्म होने की तादाद में है। ठीक है। इन एंशिएंट टाइम्स टाइगर्स मूव्ड अराउंड फ्रीली इन द फॉरेस्ट। पुराने जमाने में जो टाइगर्स होते हैं, जो ये जिनको अपन रॉयल स्पीशीज के नाम से जान रहे हैं यहाँ पे, ये पुराने जमाने में अपने जंगलों में आराम से घूमते थे। लेकिन आज के टाइम में अब दिखती सी बात है, ये इतने कम भी होने लग गए दुनिया से, और लोग इन्हें बिल्कुल मतलब कैद करके रख रहे हैं, पिंजरों में बंद करके रख रहे हैं, विच इज नॉट फेयर। बट टुडे दे आर केज्ड एंड लेफ्ट इन द जू फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। आज के टाइम में इनको मतलब ऐसे केज वेज में बंद कर दिया जाता है और लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए जू में इनको रखा जाता है। इनफैक्ट दे आर नॉट मेंट फॉर कन्फाइनमेंट, मतलब वो इस चीज के लिए बने ही नहीं है। The result is that they offspring also do not learn to hunt। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि इनके जो जनरेशन होती है, इनके जो बच्चे होते हैं, वो हंट करना सीख ही नहीं पाते। अब टाइगर जिस तरीके से शिकार करता है, सोचो अगर उसका बच्चा उस तरीके से शिकार ना कर पाए तो यहाँ पे तो उसकी स्पीशी, उसका मतलब दुनिया में रहने का मतलब ही यही है, लेकिन वही काम वो नहीं कर पाए तो वही चीज है। तो जब इनको बंद करके रखते हैं ना पिंजरों में, तो जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो शिकार विकार करने में बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं व्हेन दे आर केज्ड। ठीक है, जब उनको पिंजरों में बंद रखा जाता है। केजिंग वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो लेड टू डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। सो जब हम ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को पिंजरों में बंद कर देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी डिसबैलेंस हो जाता है। सो वाइल्ड एनिमल्स शुड बी लेट फ्री। तो इसी वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं इनको फ्रीली छोड़ना चाहिए। दे बिलोंग टू दी फॉरेस्ट। ये कहाँ, मतलब इनका घर क्या है, इनका घर इनका जंगल है। ओके, और इनको इनके घर के अंदर हमें रखना चाहिए। क्लियर? केजेस आर नॉट मेंट फॉर अ वाइल्ड एनिमल, स्पेशली फॉर अ टाइगर। अब ये जो पिंजरे विंजरे हैं ये वाइल्ड एनिमल्स के लिए नहीं होते, स्पेशली टाइगर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होते। वी शुड नॉट केज देम फॉर आवर पर्सनल इंटरेस्ट। हमें इनको इन पिंजरों में नहीं डालना चाहिए हमारे इंटरेस्ट की वजह से, बिल्कुल नहीं। इवन एनिमल्स लव टू लिव इन द नेचुरल हैबिटेट। भले जानवर ही क्यों ना हो, इनको भी अपने घरों में रहना बहुत अच्छा लगता है, अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज, अपनी फैमिलीज के साथ में। वी शुड नॉट सेपरेट देम फ्रॉम देयर फैमिलीज। हमें इनको इनकी फैमिली से सेपरेट नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए यहाँ से बच्चों आपकी नई पोएम स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कार्लिन वेल्स। ओके, यानी कि इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है कार्लिन वेल्स। अब बच्चों इस पोएम के थ्रू जो हमारे पोएट हैं वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से ये पता लगा पाओ कि कौन सा जानवर पेट एनिमल है और कौन सा जानवर वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, इस पोएम के थ्रू ये यही बताना चाह रहे हैं। वैसे अगर जनरली अगर देखा जाए तो हम लोग इस चीज को आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी जानवर को देख करके, भाई कि कौन सा पेट एनिमल है और कौन सा वाइल्ड एनिमल है। लेकिन इस पोएम के थ्रू यहाँ पे जो हमारे पोएट है उन्होंने बड़े ही फनी अंदाज में अपनी चीजों को जस्टिफाई किया है। तो इस पोएम के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को बताती हूँ। तो ये इनका बोलना है कि अगर आप ईस्ट के जंगलों में जाने का अगर आपको मौका मिलता है तो इस मौके को कभी भी मत छोड़िएगा। आप उन जंगलों में जरूर जाइएगा और जाते वक्त अगर आपको कोई बीस्ट, मतलब कोई एकदम शैतान जैसा है ना, येलो कलर का, ब्राउन कलर का, अगर आपके सामने कोई जानवर आ जाता है और वो आपके सामने दहाड़ता है तो आपको समझ जाना है कि वो और कोई नहीं बल्कि एशियन लायन है। ओके, और दिखती सी बात है अगर शेर हमारे सामने आ जाएगा और हमारे ऊपर एकदम से दहाड़ेगा तो हम कितने डर जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज बताई। फिर उन्होंने बोला है कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे और आपको कोई एक ऐसा जानवर दिखेगा जो कि बहुत ही शांत है, बहुत ही ईमानदार है, ऑरेंज कलर का है, ब्लैक कलर की उसके ऊपर स्ट्रिप्स है, तो आप समझ जाना कि वो और कोई नहीं बल्कि बंगाल टाइगर है। ओके, फिर वो बोल रहे हैं कि अगर आपसे, मतलब आप इनसे बच जाओ तब फिर आप आगे जाओगे और आगे आप और एनिमल्स देखोगे, क्योंकि मतलब इनके सामने आते ही ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ये आपको छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब बड़ी फनी अंदाज में उन्होंने बताया है। फिर ये बोल रहे हैं कि अगर आप इनसे बच भी जाओ, यानी कि टाइगर्स अगर आप बच भी जाओ और आप आगे बढ़ते हो और आगे बढ़ते वक्त आपको कोई और ऐसा जानवर दिखता है जो कि येलो कलर का है और उनके ऊपर ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं, तो आप समझ जाना कि वो और कोई नहीं बल्कि लेपर्ड है। ओके, और इनके बारे में भी यही बताया कि ये भी बड़े खतरनाक होते हैं और अगर इनके सामने कोई जानवर या कोई इंसान आ जाता है तो ये उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, ऐसे करके पूरा एलैबोरेट किया है। फिर उन्होंने बताया कि जैसे जैसे अब आप जंगल में आगे जाएंगे और अगर आपके सामने कोई ऐसा जानवर आ जाता है जो कि आपको कस के हग कर लेता है तो आप समझ जाना कि वो और कोई नहीं बल्कि बेयर है। ऑलराइट, फिर ये बोल रहे हैं कि फिर आप आगे जाते हो और आपको अगर
जो हमारा क्रोकोडाइल होता है और हाइना, इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस नहीं पता कर पाते हो तो उसका भी उन्होंने तरीका बताया कि अगर आपके सामने एक ऐसा जानवर आता है जो कि एक स्माइल फेस के साथ में, तो समझ जाना कि वो हाइना है, ठीक है। और फिर ये बोल रहे हैं कि क्रोकोडाइल, अगर कोई ऐसा जानवर आपको दिखता है, कोई ऐसी जो कि वो मतलब रोते हुए दिखता है, तो आप समझ जाना कि वो क्रोकोडाइल है। और इसी के थ्रू इन दोनों मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पोएट ने बताया है। आपने एक चीज तो जरूर सुनी होगी कि मगरमच्छ के आंसू मत रोया करो, यानी कि जो हमारा क्रोकोडाइल है वो फॉल्स क्राई करता है, वो यूं ही झूठ-फूट में हमेशा रोता रहता है, ठीक है। तो अगर कोई रोता हुआ दिखता है तो समझ जाना वो क्रोकोडाइल है, और अगर कोई हंसता हुआ जानवर आपके सामने आता है विद द स्माइल फेस, तो आप समझ जाना कि वो हाइना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने अपनी पोम के थ्रू बताई है। और फिर इन्होंने बोला कि आप जैसे जैसे जाओगे आगे, अगर आपको ये पता लगाना हो कि कैमिलियन यानी कि जो गिरगिट होता है उसके बारे में अगर आपको पता लगाना हो कि यहाँ पे गिरगिट है या नहीं है, तो आपको सिंपली बस इतना करना है, पेड़ की तरफ देखना है। अगर आपको वहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाना कि वहां पे गिरगिट डेफिनेटली है, क्योंकि जो गिरगिट होता है उसके अंदर फीचर क्या होता है कि वो अपना रंग बदल सकता है ना। जहां पे भी वो बैठता है उसका बेस जैसा भी होता है वो अपना रंग बिल्कुल वैसा ही कर लेता है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको उस पेड़ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे गिरगिट डेफिनेटली है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पोम के थ्रू इन्होंने अपने मतलब जितने भी जानवर हैं जो जो आपको जंगलों में दिख सकते हैं, ईस्ट के जंगल में आपको दिख सकते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे आपको बताया है। ओके, नाउ अब इसके जो क्वेश्चन है इसके ऊपर अपन आते हैं ना। जो पहला क्वेश्चन इट सेज नेम द डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स फाउंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट। ईस्ट के जंगलों में कौन कौन से ऐसे जानवर है जो कि पाए जाएंगे। तो जो इसका आंसर है उसके तरफ देखते हैं अपन। सो द डिफरेंट एनिमल्स आर बंगाल टाइगर, एशियन लायन, लेपर्ड, बियर, क्रोकोडाइल, हाइना, कैमेलियन यानी कि जो गिरगिट होता है वो, एंड लिजर्ड। देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी बर्ड इन दी पोम। अब इस पूरी पोम के अंदर किसी भी पक्षी यानी कि बर्ड का जिक्र नहीं किया गया है। जिन जिन का जिक्र किया है उनके बारे में मैंने आपको बता भी दिया, और आंसर में भी आपको उन्हीं के बारे में लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फीचर्स ऑफ बियर आर डिस्क्राइब्ड इन द पोम। अब बियर के कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि अगर आपके सामने कोई ऐसा जानवर आ जाए जो कि आपको कस के हग कर ले तो वो क्या होगा, वो बियर होगा। सो द बियर हग्स टाइटली व्हेन ही सीज हिम, ठीक है। तो जब भी आप बियर को देखोगे तो आपको हग कर लेगा। हम अक्सर जो हमारे फ्रेंड्स के बर्थडेज होते हैं या फिर अगर किसी लड़की को गिफ्ट देना होता है तो हम क्या देते हैं, टेडी बियर देते हैं ना। क्यों? ताकि वो उसको हग कर सके। मतलब दैट्स समथिंग जो कि हम सब जानते हैं। ओके, बट दैट्स डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे बियर को आप ऐसे रिलेट करना। सो द बियर हग्स टाइटली व्हेन ही सीज हिम, इट claps its prey tightly with both its forepaws and brings him to death। मतलब वो इतनी कस के उसे हग करता है कि उसकी जान ही निकल जाए। Alright, it again holds it tightly, finally killing him। और जब तक उसको एकदम ऐसे कस के पकड़ा रहता है बियर, अपने जो भी उसका शिकार होता है, जब तक उसकी जान नहीं निकल जाए, मतलब वो बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए। तो जो बियर है उसके बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताई गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ टाइगर एंड अ लेपर्ड। अब लेपर्ड और टाइगर के बीच का जो डिफरेंशिएशन है वो पोएट ने किस तरीके से बताया है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं। सो टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स। जो टाइगर है उसकी काली काली स्ट्राइप्स हैं उसके ऊपर। ऑन येलो कलर्ड कोट, मतलब येलो कलर का है उसका फर और उसके ऊपर ऐसे ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। बट अ लेपर्ड हैड स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी। और जो बल्कि जो लेपर्ड उसकी बॉडी पे क्या होता है, ऐसे ब्लैक ब्लैक धब्बे होते हैं, स्पॉट्स होते हैं। A tiger kills its prey to satisfy its hunger। अब जो यहाँ पे टाइगर है वो अपने जो भी उसका प्रे होता है उसको वो अपनी भूख के लिए मारता है, ठीक है, अपने शिकार को। Whereas a leopard can even kill for pleasure। वहीं जो लेपर्ड है वो सिर्फ मजे मजे के लिए भी अपने शिकार को मार सकता है, ठीक है। सो आई होप इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट इज द ब्रीफ समरी ऑफ द पोम। अब इस पोम की समरी क्या है वो आपको समझानी है। सो द पोएट ट्राइज टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट एनिमल्स इन अ ह्यूमरस मैनर। अब यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स के बारे में जो हमारा पोएट है वो बताना चाह रहा है एक बहुत ही ह्यूमरस मैनर के अंदर। ही इज ऑल्सो एजुकेटिंग द रीडर बाय डिस्क्राइबिंग द वेरियस फीचर्स। अब यहाँ पे जो भी रीडर्स यानी कि हम लोगों को जो पोएट है वो इस तरह मतलब हमारी एक रीडिंग के पर्सपेक्टिव से भी कि हम उसके फीचर्स को लर्न भी कर सकें, याद भी कर सकें, तो इस तरीके से भी वो फीचर्स को समझा रहे हैं, ठीक है। सो ही इज एजुकेटिंग द रीडर बाय डिस्क्राइबिंग द वेरियस फीचर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ही इज इंट्रोड्यूसिंग ऑल द एनिमल्स ऑफ ईस्ट
ओन वन बाय वन इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पोर्ट हैं वो ईस्ट के जितने भी जानवर हैं उनको एक एक करके बड़े ही ह्यूमरस तरीके से, बड़े प्रैक्टिकल तरीके से अपने रीडर्स के लिए उनको क्या कर रहे हैं, उनके फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपकी नई पोम स्टार्ट होती है द बॉल पोम। ठीक है, अब इसके जो पोएट है उनका नाम है जॉन बैरमन। अब ये जो पोम है बच्चों, ये बड़ी ही खूबसूरत सी पोएम है, मतलब ये आपको अपने जीवन में भी इन चीजों को उतारनी चाहिए जो भी इस पोम के अंदर बताया गया है। अब क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। तो इसके जो पोट है वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे दिल के काफी करीब होते हैं, है ना। सपोज करो कि आज मेरे पास में कोई एक इतना फेवरेट टॉय है जो कि मेरा सबसे फेवरेट है और मैं रोज उसके साथ में खेलती हूँ और मैं रोज उसके साथ में, मतलब आप समझ रहे हो कि वो हमेशा मेरे साथ रहता है। ठीक है, वो मेरे लिए इतना फेवरेट है, वो मेरे लिए इतना प्रेशियस है। अब किसी दिन अगर वो मेरा जो खिलौना है वो टूट जाए तो फिर क्या होता है भाई, फिर क्या होगा? इसको आप भी रिलेट कर सकते हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसके पास में कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जो कि उसके बहुत फेवरेट होते हैं और जब वो टूट जाते हैं तो वो रो रो के पूरा घर सर पे ले लेता है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अब ऐसे ही कुछ भी चीज जो कि हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत प्रेशियस होती है, बहुत ही हमारी प्रिय होती है और जब वो टूट जाती है या फिर हमसे दूर हो जाती है तो हमें उसके गम में बैठे नहीं रहना चाहिए। जो हमारे पोर्ट है वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी कोई भी चीज टूट जाती है, हमसे अलग हो जाती है, तो हमें उसके पीछे ज्यादा गम नहीं करना चाहिए। यानी कि उसके पीछे हमें, काफी बार होता है ना, रोटी वोटी खाना भूल जाते हैं, लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। ठीक है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है अगर, तो फिर वो क्या करता है, वो अपनी फैमिली से बिल्कुल ही बात नहीं करता, दोस्तों से बात नहीं करता, अकेले को भवन में बैठा रहता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारे पोर्ट साहब है वो यही बताना चाह रहे हैं इस पोएम के थ्रू। ठीक है, तो अब होता क्या है कि भाई जैसे चीजों, जो मटेरियल थिंग्स होती हैं उनसे भी हम काफी ज्यादा अटैच हो जाते हैं। तो ये अटैचमेंट है, ये होता क्या है बच्चों, ये इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, ऐसे तो मेरे पास में बहुत से खिलौने होंगे, लेकिन जो खिलौना मेरा फेवरेट है उसके साथ में मेरा कुछ तो इमोशनल कनेक्शन होगा। वैसे छोटे-छोटे बच्चों के पास में जो काफ़ी सारे खिलौने होते हैं, बहुत होते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे खिलौने होते हैं जो कि उनके फेवरेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके साथ में उनका इमोशनल कनेक्शन होता है, ठीक है? उनके साथ में उनकी कुछ मेमोरीज़ होती हैं, कुछ यादें होती हैं कि भई ये मेरी फेवरेट डॉल है, ये मैंने खरीदी थी, मतलब ये मेरे को मेरे पापा ने खरीद के दी थी मेरे 5th बर्थडे पे या फिर 6th बर्थडे पे, और मैं इसके साथ में अपने दोस्तों के साथ में बहुत ज़्यादा खेली हूँ और मैं इससे कभी भी अलग नहीं रह सकती हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे कुछ ना कुछ इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं उन चीज़ों के साथ में। अब सपोज़ अपना फ़ोन ही है, मोबाइल फ़ोन ही ले लो। सो मोबाइल फ़ोन अपन हमेशा इसके साथ में ग्लूड रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, और सपोज़ करो कि किसी दिन हमारे से ये गिर जाए, टूट जाए, तो हमारा क्या हाल होगा? है ना? मतलब ऐसा लगता है कि हमारी तो पूरी दुनिया ही लुट गई। यही होता है ना अक्सर, भई हर किसी के साथ में यही होता है। आज के ज़माने में तो हम लोग अपने दोस्तों से ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन्स के ज़्यादा प्रिय हैं, मतलब हम उनसे ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं। और अगर वही हमारे जीवन से निकल जाए या टूट जाए या फिर कुछ उसमें खराबी हो जाए, तो ऐसा लगता है कि भैया अब तो जो रोटी है, खाना है, वो गले में भी कैसे जाएगा, मतलब नीचे भी कैसे जाएगा पेट में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और जो हमारे पोर्ट साहब हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमको इस तरीके का जो बर्ताव है उसको बिल्कुल चेंज करना चाहिए। और ये कैसे बता रहे हैं? इस पोम के थ्रू बता रहे हैं। इस पोम के अंदर एक बच्चा है, एक लड़का है जो कि कोई वाटर बॉडी है, हो सकता है कोई रिवर है, कुछ ना कुछ लेक है, कोई पॉन्ड है, कहीं कुछ तो है, वाटर बॉडी है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं की है। तो वो जो बच्चा है वो अपनी सुंदर सी बॉल के साथ में उस पानी के पास में खेल रहा है, और जो पोएट है वो उसको छुपके से देख रहे हैं, कहीं पे छुपे हुए हैं और उस बच्चे को खेलते हुए देख रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। फिर एकदम से क्या होता है कि वो बच्चा उस बॉल से खेलते-खेलते उसकी जो बॉल होती है वो पानी में गिर जाती है, मतलब पानी के बहाव से वो चली जाती है। फिर वो बच्चा वहाँ पे बहुत दुखी हो जाता है, रोने लगता है। फिर जो पोर्ट साहब है वो सोचते हैं कि अरे यार, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको पैसे दे देता हूँ, ये नई बॉल ले आएगा। फिर इन्होंने सोचा कि पर नई बॉल के अंदर वो बात नहीं होगी जो कि इसके अंदर होगी। मतलब दिखती सी बात है, आपका कोई खिलौना टूट जाता है ना? तो हमको भले हमारे पेरेंट्स कह दें कि हम तुमको नया ला देंगे, फिर भी अपने मन में क्या रहता है कि नहीं, वही हमारा फेवरेट था, हमें वही का वही चाहिए। छोटे बच्चे इन चीज़ों पे ज़िद करते हैं ना कि नहीं, हमको वही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसके उन चीज़ों के साथ में इमोशनल कनेक्शन हमारा बॉन्ड हो जाता है, ठीक है? और कुछ ना कुछ मेमोरीज़ क्रिएट कर लेते हैं हम उन चीज़ों के साथ में। तो फिर हमारे पोर्ट ये सोचते हैं कि मैं इसको पैसे तो दे दूँगा, ये नई बॉल भी ले आएगा, लेकिन उस बॉल के साथ में जो इसकी मेमोरीज़ थी, उस बॉल के साथ में जो इसका कनेक्शन था, वो दूसरी बॉल के साथ में फ़ील नहीं कर पाएगा, तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि
मैं मतलब इसके लिए कुछ तो कर दूँ, मतलब इसको मैं भले पैसे दे देता हूँ, ये खुद कुछ भी कर लेगा उन पैसों से, नई बॉल ले आएगा, या फिर वो उसको हेल्प करने का सोचते हैं। फिर उनको रियलाइज़ आता है कि नहीं, अगर मैं इसको आज हेल्प कर दूँगा तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाएगा। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो बच्चों, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि उस बच्चे को पता होना चाहिए कि वो कैसी जगह पे आके खेल रहा है। अब भाई पानी के पास में आके खेल रहा है तो दिखती सी बात है, बॉल तो उछल के पानी में ही जाएगी और फिर वो दूर हो जाएगी। तो इससे इस बच्चे को लेसन सीखना चाहिए कि इसको पता होना चाहिए कि भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। अगर वो उस बॉल से इतना कनेक्टेड है, उसकी फेवरेट बॉल है, तो उसको उस जगह पे जाके नहीं खेलना चाहिए था। उसको कहीं ऐसी जगह पे जाके खेलना चाहिए था जहाँ पे उसकी बॉल सेफ रहे। ठीक है? तो सेम इसी तरीके से हमको भी यही मॉरल देते हैं हमारे पोएट साहब कि हमको हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होना चाहिए। और अगर अपन किसी भी मटेरियल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, किसी भी चीज से हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और उससे जब हम अलग हो जाते हैं तो हमें उसके लिए गम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा गम नहीं करना चाहिए, ठीक है? और अगर जैसे वो जो बॉल है उसको नई बॉल रिप्लेस कर देती, तो क्या यहाँ पे जो हमारा बच्चा है वो खुश रह पाता? बिल्कुल भी नहीं रह पाता। सेम हमारे अपन लोगों के साथ में भी ऐसा ही होता है। अगर हमारे परिवार का कोई भी एक मेंबर जब जिसकी डेथ हो जाती है, तो फिर क्या हम दूसरा अगर लेके आ सकते हैं? अगर लेके आ भी गए, मतलब कोई दूसरा जना क्या उनकी जगह पे ले सकता है? कभी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ में हमारी मेमोरीज होती हैं, हमारा इमोशनल कनेक्शन होता है उनके साथ में। तो जो हमारे पोएट हैं वो यही समझाना चाह रहे हैं। ओके, सो आई होप द बॉयल पोम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं इसको अपन समझते हैं। सो फर्स्ट इज ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने सबसे पहले क्या चीज सेंस करी थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेफर टू हियर? अब यहाँ पे किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पोएट समझाना चाह रहे हैं? So the poet thinks that it is of no use to purchase another ball. अब यहाँ पे जो हमारे पोएट है उनको लग रहा है कि नई बॉल खरीदने का कुछ भी यूज नहीं है। That child must feel his responsibility of taking care of his things. अब यहाँ पे बच्चे को पता होना चाहिए कि उसको अपनी चीजों का ध्यान किस तरीके से रखना होता है, ठीक है, रखना चाहिए। वो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे इस वाटर बॉडी के पास में आया ही क्यों? खेलने के लिए। तो मतलब he should take care of his things एंड लर्न टू कोप अप विद द लॉस। और उसको ये भी पता होना चाहिए कि जीवन में तो न जाने कितना कुछ हमारे लाइफ में आएगा जाएगा, लेकिन हम उन चीजों को लेके नहीं बैठ सकते हैं। मतलब हमें मूव ऑन तो करना पड़ेगा ना। अगर हम किसी के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं और ब्रेकअप हो जाता है, तो क्या हम हमारे पेरेंट्स को भूल जाएं, हमारे दोस्तों को भूल जाएं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, हमेशा मूव ऑन करना जरूरी होता है लाइफ के अंदर। हम वैसे तो भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर कभी फेल हो जाते हैं कोई किसी क्लास में, कभी कॉलेज में अगर हम फेल हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो क्या हम उस चीज को लेके बैठे रहें? बिल्कुल भी नहीं। हमें दोबारा से मेहनत करनी चाहिए, हमें दोबारा से उस चीज से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। यानी कि मूव ऑन करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे ये दोनों चीजें पोएट ने बताई हैं। चलो नेक्स्ट इज व्हाट इज द डीप मीनिंग हिडन इन द पोएम। अब इस पोएम के अंदर कौन सा छुपा हुआ मतलब है, मतलब मीनिंग क्या है इस पोएम का? ठीक है, तो ये आपसे पूछा है। द डीप मीनिंग ऑफ द पोएम इज दैट आवर चाइल्डहुड क्विकली फ्लाइज एज हियर अ बॉल इज लॉस्ट। तो इसके अंदर छुपा हुआ मतलब क्या है कि जैसा जो हमारा बचपन होता है वो एकदम से, मतलब एकदम से खत्म हो जाता है। आप रियलाइज भी नहीं करोगे और आपका बचपन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये होता कैसे है कि भाई आप जैसे जैसे बड़ी बड़ी क्लासेस में आते हो, आपके छोटे भाई बहन इस दुनिया में आते हैं, तो एकदम से आपको बड़ा बना दिया जाता है। आपको रियलाइज भी नहीं होता कहाँ आप बचपन में होते हो, फिर आप एडल्ट, और कब आप एकदम से जवान हो जाते हो आपको खुद को भी नहीं पता चलता। और फिर एकदम से आप ऐसे बैठ के सोचते हो यार कल परसों, मतलब अभी कुछ दिन पहले तो ऐसा लग रहा है जैसे कल परसों की बात है, हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे या सेकंड स्टैंडर्ड में थे। सो मतलब टाइम फ्लाइज, इतना जल्दी समय निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट है वो भी यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो चाइल्डहुड होता है, बचपना होता है ना, ये उस बॉल की तरह, ये कभी भी लॉस्ट हो सकता है। ओके, क्विकली फ्लाइज एज हियर अ बॉल इज लॉस्ट। ऑल्सो वी ग्रो अप unsuspectedly and face hardship like loss। और हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमको अक्सर ऐसे लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, बट इन लॉसेस को फेस करना और इनसे बाहर निकलना इज द चैलेंज। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द बॉयज स्टेट ऑफ माइंड एट द लॉस ऑफ हिज बॉल। जब उस लड़के ने अपनी जो बॉल है वो खोई है, तो अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका स्टेट ऑफ माइंड किस तरीके का है, ये आपसे पूछा है। द बॉय इज वेरी डिस्टर्ब्ड एट द लॉस ऑफ हिज बॉल। तो यहाँ पे जो लड़का है वो बहुत ही डिस्टर्ब है अपनी बॉल खो करके। ही कीप्स स्टेयरिंग एट द बॉल विथ हिज डेस्परेट आईज। अब वो उस जाती हुई बॉल, पानी में जो बॉल बह रही है ना, उसकी तरफ खड़े होकर के देख रहा है कि बस कैसे भी करके बॉल वापस मेरे पास में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, नाउ
अब यहाँ पे नेक्स्ट इज पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट दैट द बॉय हैज नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। अब यहाँ पे इस पोम के अंदर से अपन को कुछ ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जिससे ये पता लगे कि पहले बच्चे की बॉल नहीं खोई थी। The word that suggests that the boy has not lost anything earlier are he senses first responsibility in a world of possession। possession मतलब क्या होता है, किसी चीज पे अपना अधिकार जमाना, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोम के अंदर एक लाइन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहले समझें फिर उसके बाद में अपना अधिकार जमाएं। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहले समझ जाते हो फिर अपना अधिकार जमाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उन चीजों से आप कितना कनेक्टेड हो और उन चीजों को आपको किस तरीके से उनका ध्यान रखना है, चाहे फिर वो इंसान हो, इंसानों की वैल्यू करो, अपने पेरेंट्स की वैल्यू करो, अपने फ्रेंड्स की वैल्यू करो, क्योंकि एक बार जब आपके जीवन से वो चले जाते हैं ना फिर वो वापस नहीं आते हैं लौट करके। और उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि यार काश मैंने उस टाइम पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी होती और काश मैंने उस टाइम पे अपने उन लोगों के साथ में, अपने उन दोस्तों के साथ में, अपने उस फैमिली मेंबर के साथ में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताया होता, उनका दिल नहीं दुखाया होता। तो यही चीज यहाँ पे बताइए कि पोसेशन से पहले, मतलब उस पर अपना अधिकार जमाने से पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो। अगर उस लड़के को वो बॉल बहुत प्यारी होती जैसी की थी और अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता तो वो वहां पे नहीं खेलता, वो कहीं ऐसी जगह खेलता जहां पे उस बॉल को कुछ भी मतलब हार्म ना हो। ऑलराइट, सो ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो और फिर दुनिया के अंदर अपना अधिकार जमाओ चीजों पे या किसी भी इंसान पे या फिर मतलब किसी भी चीज पे। ओके, अब दोस्त भी बनाते हो, आपने दोस्त बना लिया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी कि यार आपको उसके साथ में बात करनी है, आपको उसके साथ में सब चीजें शेयर करनी है, आप ऐसा नहीं करते, आप बहुत कैरिड अवे आपका बिहेवियर है, तो वो दोस्त ही आपके साथ में लंबे समय तक टिकेगा? बिल्कुल भी नहीं टिकेगा, क्योंकि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझी। बस आपने ये बोल दिया, आपने उस पर अधिकार जमा दिया कि हाँ ये मेरा दोस्त है, लेकिन दोस्ती जैसा आपने कुछ रखा ही नहीं उसके साथ में। आप उसकी बुराइयां कर रहे हो किसी और के साथ में, तो क्या वो आपका दोस्त बना रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो फट से आपको छोड़ के चला जाएगा, आपको छोड़ के जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कि यार मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले समझनी चाहिए थी, फिर मुझे उस पर अपना अधिकार जमाना चाहिए था। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहां से आपकी नई पोएम स्टार्ट होती है जिसका नाम है अमांडा। ओके, ये एक लड़की की पोएम है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे ये जो पोएम है आपकी, ये लिखी है रॉबिन क्लेन के अंदर। मैंने जैसा आपको बताया ये जो पोएम है ये एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है अमांडा। अब ये जो बच्ची है इसके साथ में क्या है कि इसको ऐसा लगता है कि यार इसकी जो मदर है वो इसके साथ में बहुत रोक टोक करती है, हर काम में इसको मतलब टोकती रहती है कि ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा क्यों नहीं कर रही हो। ठीक है, सो इस पोएम के थ्रू यही बताया गया है कि आपको इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि आपको रोकेंगे टोकेंगे, ठीक है, आपको डायरेक्शंस दिखाने की वो कोशिश करेंगे कि तुमने ये सब्जेक्ट लिया, तुमने ये सब्जेक्ट क्यों लिया, तुमको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए था। तुम भले उनको आपके इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने बस अपना जो ज्ञान है वो आपके ऊपर थोप दिया कि भाई आपने कॉमर्स लिया, क्यों लिया कॉमर्स का तो कोई स्कोप नहीं, आपको तो साइंस लेना चाहिए था। तो आपको डायरेक्शंस दिखाएंगे भले ही आपको उनके डायरेक्शंस की जरूरत हो या ना हो। ठीक है, तो इस पोम के अंदर यही चीजों के बारे में बताया है। तो जो अमांडा है इनके साथ में भी यही है, जो इनकी मदर है वो इनको हमेशा मतलब ऐसे टोकती रहती है। ये नाखून मतलब एक बार ऐसा हो रहा था कि ये नाखून खा रही होती है तो इसकी मम्मी, इनकी जो मम्मी है वो इनको टोक देती है कि अमांडा ऐसे क्यों नाखून खा रही हो। फिर ये ऐसे कंधे ऐसे मतलब ऐसे नीचे करके कंधे ऐसे करके बैठी होती है, तो तब भी इस पे भी इनकी जो मम्मी है वो उन्हें डांट देती है कि अमांडा सीधे होकर के बैठो वरना तुम्हारी जो गर्दन है वो ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, मतलब नीचे झुक जाएगी। तो ये सारी चीजें हो रही होती है। फिर अमांडा का क्या होता है कि जैसे ही उसको कोई रोक टोक कर रहा होता है ना, इसकी मम्मी टोकती थी, तो वो हमेशा अपनी ख्याली दुनिया में चली जाती थी कि काश ऐसा हो, मैं एक ऐसे आइलैंड पे रहूं जहाँ पे मैं बिल्कुल अकेली रहूं और मैं वहां पे ऐसे मरमेड की तरह हमेशा स्विम करती रहूं। फिर अमांडा की जो मदर है फिर उनको बोलती है कि अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ किया, क्या तुमने अपना होमवर्क किया, क्या तुमने अपने जूते साफ करे, जूते धोए। तब इस पे अमांडा सोचते हैं कि काश मैं अनाथ होती और मेरे पास में किसी भी तरीके के जूते नहीं होते, मैं नंगे पैर जो है वो इस मिट्टी में चल रही होती। अब उन्होंने अनाथ होने का क्यों बोला, क्योंकि अगर वो अनाथ होंगी तो उनके कोई घर नहीं होगा और घर नहीं होगा तो उनको कहीं की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। फिर उनके पैर, उन्होंने बोला कि उनके पैर में चप्पल नहीं होती, तो अगर उनके पास में शूज नहीं होंगे तो उनको किसी भी तरीके के शूज को साफ वाफ नहीं करना पड़ेगा, घर की सफाई नहीं करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें। तो इस पे अमांडा बोलती है कि काश ऐसा होता कि मैं अनाथ होती और मेरे पास में घर नहीं होता और मेरे पास में जूते भी ना होते। फिर उसके बाद में अमांडा चॉकलेट खा रही होती तो उनकी मदर फिर उन्हें टोक देती है कि अमांडा तुम चॉकलेट क्यों खा रही हो, तुम्हारे फेस पे पिंपल्स हो जाएंगे और फिर तुम अच्छी नहीं दिखोगी ऐसे करके। तो फिर अमांडा सोचती है कि काश मैं प्रिंसेस होती, प्रिंसेस रेपेंजल। आपने स्टोरी तो सुनी होगी ना प्रिंसेस रेपेंजल की, जो कि जिनके बाल बहुत ही लंबे और बहुत ही सुंदर होते थे, जब वो और अपनी खिड़की से वो अपने बालों को ऐसे नीचे लटका देती थी, जब भी उनसे कोई मिलने आता था तो वो अपने बालों से उनको ऊपर ले लेती थी। तो इस बात पे अमांडा सोचती है कि काश मैं प्रिंसेस रेपेंजल होती ना, मुझे किसी से मिलना होता और अगर जिनसे भी मुझे मिलना होता तो मैं इस तरीके से उनसे मिलती। तो यहाँ पे
यही सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे अमांडा की जो मदर हैं वो उनको बात-बात पे टोकती हैं और हर टोकने जैसे ही उनकी टोकती हैं तो हमारी अमांडा जो हैं ये अपनी ख़याली दुनिया में चली जाती हैं। और फिर लास्ट में यही होता है कि अमांडा ऐसे चुपचाप ऐसे उदास सी बैठी होती हैं, तो उनकी मदर बोलती है कि अमांडा तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? मतलब इतनी शांत होके क्यों बैठी हो? मुँह लटका के क्यों बैठी हो? अगर तुम्हें कोई देखेगा तो वो यही सोचेगा कि मैंने तुम्हें डाँटा है। ठीक है? तो ये आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे पोम है। अब इसी के बेसिस पे यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बच्चों देखो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमको गलत चीज़ों पे डाँटते हैं। उस पॉइंट पे हमें वो बहुत ऐसे लगता है कि यार हमारे पेरेंट्स हमसे क्यों रोक-टोक करते हैं यार, क्यों हमें हर चीज़ के लिए मतलब पीछे-पीछे लगे रहते हैं, क्यों हमें हमारे फ्रेंड्स के यहाँ जाने नहीं देते, क्यों हमेशा पढ़ाई, 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 पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन देखो हमें ये चीज़ भी समझनी चाहिए ना बच्चों कि अगर वो हमें आज टोक रहे हैं तो वो हमारे फ़ायदे के लिए टोक रहे हैं। यहाँ पे अगर अमांडा की मदर हर जगह पे उनको टोक रही हैं तो वो इसलिए टोक रही हैं ताकि वो गंदी आदतें छोड़े। भई नाखून खाना तो इज़ अ बैड हैबिट ना। अब ऐसे कंधे बिल्कुल ऐसे यूँ करके चलना, यूँ करके बैठना तो इट इज़ ऑल्सो अ बैड हैबिट, है ना? और अपने घर की सफाई करना, अपने रूम की सफाई करना, अपने शूज़ क्लीन करना, ये अच्छी आदत है। तो उनकी जो मदर है वो बस उनको अच्छी चीज़ें सिखाना चाह रही हैं। हो सकता है उनका तरीका थोड़ा गलत है, लेकिन वो उनको अच्छी चीज़ें सिखाना चाह रही है। लेकिन अमांडा को ये सारी चीज़ें बहुत ही खराब लगती हैं और वो रोक-टोक से बिल्कुल अलग होना चाहती हैं। इसीलिए जैसे ही उनको रोक-टोक कोई करता है तो वो बिल्कुल अपने ख़याली दुनिया में चली जाती है, ठीक है? अब इसी के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस है अपन यहाँ पे करने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन इट सेज व्हाई डज़ अमांडा डिज़ायर हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन? यहाँ पे अमांडा अपने आप को अनाथ क्यों मतलब अनाथ क्यों होना चाहती हैं? वो क्यों उन्हें क्यों ऐसा लगता है? उनकी इच्छा क्यों है ऐसी कि वो अनाथ हों, है ना? तो इसके पीछे का कारण क्या है? Amanda desires herself to be orphan. Orphan मतलब होता है अनाथ. As she wants to live a life of her own. क्योंकि वो अनाथ इसलिए होना चाहती है क्योंकि वो खुद का जीवन खुद के हिसाब से जीना चाहती है, पहली चीज. Without any disturbance. और दूसरी चीज ये कि हालांकि वो अपना जीवन खुद के हिसाब से जीना चाहती है बिना किसी के डिस्टर्बेंस से, है ना? मतलब खुद की मर्जी से अपना काम करें, नहीं मने तो ना करें, उस हिसाब से वो जीना चाहती है. इसलिए वो ये सोचते हैं कि काश मैं अनाथ होती. She feels ट्रबल्ड बाय हर पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स के जो चेचे हमेशा हर बात पे टोकने से वो इस आदत से वो बहुत ज्यादा परेशान है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कैन यू डिपिक्ट ऑफ अमांडाज नेचर? अब जो भी आपने पोम यहाँ पे सुनी है पढ़ी है उससे आप अमांडा के नेचर के बारे में क्या क्या चीजें बता सकते हो कि कैसा नेचर था अमांडा का. सो अमांडा इज मूडी गर्ल. बहुत ही मूडी लड़की है. कभी बात करती है, कभी नहीं करती है, कभी खुश होती है, कभी खुश नहीं होती है. बहुत ही ऐसी मूडी किस्म की लड़की है. शी इज नैग्ड मोस्ट ऑफ द टाइम. मतलब हमेशा चिड़चिड़ी सी रहती है ना? फिर शी ऑफन एस्केप्स फ्रॉम रियलिटी. और वो सच्चाई से दूर भागती है. विच मेक्स हर मूडी एंड डल. जो कि उसको मूडी बनाता है और डल बनाता है. अब भाई उसको पता है कि उसको अपना कमरा साफ करना है तो कर देना. मतलब उसके लिए क्यों अपनी मम्मी की सुन रही है. डांट सुन रही है तो वो अपना मूड ऑफ कर रही है. तो इससे अच्छा कि अपना कमरा साफ कर दे. ना डांट पड़ेगी ना तेरा मूड खराब होगा. तो शी इज नैग्ड एंड शी इज अ मूडी गर्ल. ओके. नाउ डज द टाइटल अमांडा सूट द पोएम? अब जो ये हमारी पोम है इसका जो ये टाइटल है अमांडा, क्या इसको ये सूट करता है? The title of the poem revolves around the little girl Amanda. अब ये जो पोम है पूरी की पूरी किसके लिए बनी हुई है? अमांडा के लिए बनी हुई है. तो अगर इस पोम का नाम अमांडा है तो क्या गलत है ना? Who feels that her life is full of struggle with no freedom. अब अमांडा को लगता है कि इसके पूरा जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ है. मम्मी हमेशा डांटती रहती है, किसी भी तरीके की कोई फ्रीडम ही नहीं है, कोई फ्रीनेस ही नहीं है. She imagines calmness away from her nagging parents. उसको लगता है कि मेरे ये चिड़चिड़े माँ बाप से अच्छा है कि मैं कहीं ऐसी जगह पे जाके रह लूं जहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो. ऐसे आइलैंड पे जाके रहूं जहाँ पे मैं मर्मेड की तरह हमेशा स्विम करती रहूं, मुझे वहाँ पे कोई भी रोक टोक ना करे. सो वी कैन से दैट द टाइटल इज जस्टिफाइड. अब ये चीजें देखने के बाद में हम इस चीज को अच्छे से मतलब बोल सकते हैं कि हाँ इस पोम का जो टाइटल है अमांडा वो बिल्कुल जस्टिफाइड है. इट्स नाइस, मतलब इट्स कूल. चलिए नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? अब ये पोम को पढ़ने के बाद में आपको क्या लगता है कि अमांडा की उम्र क्या होगी? ऑलराइट, हाउ डू यू नो दिस? और आपको ये कैसे पता चला ये भी आपको बताना है. सो देखो पोम के हिसाब से जिस हिसाब की जिद्दी लड़की है, जिस हिसाब से मतलब इसको अपने पेरेंट्स की डांट बहुत ही खराब लग रही है, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि 9 से 10 साल की होंगी. ठीक है. सो अमांडा माइट बी, अब शायद है माइट बी 9 to 10 years old school going girl. The fact is known because her parents are trying to inculcate good habits in her. अब इनकी जो मदर हैं
वो इनके अंदर अच्छी आदतें डालना चाह रही हैं, लेकिन ये ऐसी हैं कि इनको अपनी मम्मी की सुननी नहीं है। अब एक एज के बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे हम 10th में आ जाते हैं, जैसे आप लोग आ चुके हो, 11th में आ जाते हैं, 12th में आ जाते हैं, तो पेरेंट्स हमको तो ना थोड़ा-सा डाँटना कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ठीक है, अब ये अच्छी आदतें सीख चुका है या सीख चुकी है। लेकिन वहीं जब हम फर्स्ट क्लास में होते हैं, सेकंड क्लास में होते हैं, छोटे होते हैं, 9-10 साल के होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हर बात पे हमको बोलते हैं कि होमवर्क नहीं किया, होमवर्क करो। शूज़ जगह पे नहीं रखे, जगह पे रखो। बैग स्कूल से आके जगह पे नहीं रखा, जगह पे रखो। यूनिफ़ॉर्म अच्छे से उतारी, मतलब जगह पे रखी, नहीं रखी, मतलब हर एक पॉइंट पे हमको हमारे पेरेंट्स टोकते हैं। क्यों? ताकि हम अच्छी आदतें सीखें। अब इस पोएम के अंदर भी जो अमांडा है, उनकी मदर उन्हें हर पॉइंट पे टोक रही हैं। क्यों? ताकि वो अच्छी आदतें, अच्छी हैबिट्स अपनी लाइफ के अंदर लेके आएँ। ओके? गुड हैबिट्स इन बट शी इज़ वेरी इनोसेंट एंड इमैच्योर। लेकिन जो अमांडा है वो बहुत ही मतलब इनोसेंट है और बहुत ही इमैच्योर लड़की हैं। ओके? सो दिस इज़ योर आंसर। चलिए, अब यहाँ पे ये जो अगली पोम है बच्चों, इसका नाम है एनिमल्स। ये लिखी है रॉबिन क्लेन ने। जो इसके पोएट हैं वो कौन है? रॉबिन क्लेन है। अब इस पोम के थ्रू यहाँ पे हमारे जो पोएट हैं वो बताना चाह रहे हैं कि एनिमल्स के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो कितनी ज्यादा बेहतर होती हैं इंसानों से। जैसे कि आप अगर किसी इंसान को देखो, यानी कि अपन सबको देखो, और एक तरफ एनिमल्स को देखो, तो आपको लगेगा कि यार एनिमल कितने शांत होते हैं। मतलब उन्हें किसी भी चीज की मतलब वो किसी भी तरीके से किसी भी रैट रेस का हिस्सा नहीं है। जैसे हम लोग, हम भाग दौड़ करते हैं, सुबह से घर में निकलते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर वापस घर में आते हैं, फिर अगले दिन भी हमारा सेम वही रूटीन रहता है। एनिमल्स का ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वो किसी भी रैट रेस का पार्ट नहीं है, एकदम शांत स्वभाव के हैं। फिर हमारे जो पोर्ट है वो ये समझाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं इनमें किसी भी तरीके की कोई भी डिजायर नहीं होती है। क्या आपने कभी सुना है किसी जानवर के लिए कि भाई आज कोई जो डॉग है वो सोच रहा है कि यार आज तो मैं ऐसे नॉर्मल चल के नहीं जाऊंगा, आज तो बड़ी सी गाड़ी आनी चाहिए मुझे पिक करने के लिए? क्या आपने ऐसा कभी देखा है या सुना है ऐसा? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। वहीं हम लोग जो यानी कि ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि यार स्कूटी, अब स्कूटी तो बहुत साल चला ली यार, अब लेनी चाहिए गाड़ी, अब गाड़ी ही लूंगी और उसके बाद में ही मैं अपना जीवन आगे बढ़ाऊंगी। फिर गाड़ी भी ले ली, चलो अब गाड़ी ये छोटी है यार, अब बड़ी वाली गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो डिजायर होती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। लेकिन बेचारे एनिमल्स, उनको जहां पे जो मिल जाए वो खा लेते हैं, सो जाते हैं। इनकी किसी भी तरीके की कोई भी डिजायर नहीं होती है, कोई किसी भी तरीके, मतलब किसी भी चीज को लेके इतना पैशनेट नहीं होते हैं जितना हम लोग होते हैं। हम हमारे पैशन को फॉलो करने के चक्कर में न जाने क्या क्या कर लेते हैं। कभी कभी तो हम क्राइम्स भी कर बैठते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल्स का बिल्कुल डिफरेंट है। फिर हमारे पोएट जो कहते हैं कि यार एनिमल्स को क्या आपने कभी किसी तरीके से हार्ड वर्क करते हुए देखा है? यानी कि क्या आपने कभी देखा है कि एनिमल्स मतलब ऐसे नौकरी पे जा रहे हैं, फिर पैसे कमा के ला रहे हैं, ऐसा कभी आपने देखा है? नहीं। वहीं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगे पड़े हैं, मतलब वो रैट रेस के अंदर हम लगे पड़े हैं। हम कुछ पैसे कमाते हैं, फिर उन पैसों को जोड़ते हैं, फिर अगर वो पैसे चोरी हो जाएं या कुछ हमारे साथ में ऐसा हादसा हो जाए तो फिर हम उसको जीवन भर लेके बैठे रहते हैं, फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं। एनिमल्स का बढ़िया है, अपना खाना मिल गया तो खा लिया, सो गए, बस। कोई टेंशन नहीं कि पैसा कमाना है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है, अपनी फैमिली में जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ अच्छा करके जाना है, सेविंग्स करनी है। किसी भी चीज का पार्ट नहीं होते एनिमल्स, राइट। फिर जैसा कि अपन ने देखा कि ये बहुत ही शांत होते हैं, इनके अंदर किसी भी तरीके की डिजायर नहीं होती, किसी भी तरीके का मतलब हार्ड वर्क ये करते नहीं है। नो मेनिया, मेनिया मतलब पागलपन। अब जैसे हम लोग किसी भी चीज के लिए पागल हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे नंबर लेके आना है तो बस हम पागलों की तरह लगे पड़े हैं, है ना, सोच रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं। वैसे एनिमल्स को इस तरीके ऐसी चीजें मतलब इनके बारे में कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। अगर खाना मिल जाता है तो खा लेते हैं, थोड़ा बहुत भटक लेते हैं, देख लेते हैं, अगर ढंग से कोई मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वापस बेचारे अपनी जगह पे आकर के बैठ जाते हैं, ठीक है। अब फिर बात आती है ईगो की। अब हम लोग जितने ईगोइस्टिक होते हैं, कि आपने कभी किसी जानवर को देखा है इतना ईगोइस्टिक होते हुए कि भाई अगर मतलब आपस में लड़ाई हो गई तो आपस में दोनों अपना अपना रास्ता बदल देंगे कि नहीं अब कभी भी ऐसे सामने नहीं आना? ऐसा नहीं होता। अगर लड़ाई इन जानवरों में हो भी जाती है ना, तो अगले ही घंटे वो लोग आपस में से चिपक के बैठे हुए होते हैं। हम लोगों की तरह नहीं होते वो लोग। मतलब अगर हमारी किसी के साथ में लड़ाई हो जाए तो हम जीवन भर उसकी शक्ल नहीं देखते, हम इतने इगोइस्टिक है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज जो हैं वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए हमारे पोर्ट कहते हैं कि यार ये सारी क्वालिटीज तो इंसानों में आनी चाहिए। ये कैसे, मतलब किस तरीके से ये जानवरों में चली गई? जानवरों की जो क्वालिटीज हैं वो तो आ गई हैं हम में, और हमारी जो क्वालिटीज हैं वो आ चुकी हैं जानवर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पोर्ट हमारे बता रहे हैं कि क्योंकि अब ये तो हम सबको ही पता है कि जो ह्यूमन है वो कैसे निकला है, वो पहले जानवरों के थ्रू ही फिर इवॉल्व होते होते फिर इंसान बना है। तो हमारे पोर्ट का कहना है कि शायद उसी टाइम पे हमारी ये सारी क्वालिटीज इनके अंदर आ गई, यानी कि इनके अंदर जो ये क्वालिटीज है वो सारी हम में होनी चाहिए थी, लेकिन हम में नहीं है, और ये सारी की सारी क्वालिटीज इन लोगों में है। तो ऐसा क्यों है? अब ये जो पोम है ना बच्चों, ये एक क्वेश्चन मार्क के थ्रू ही इस पोर्ट ने एंड करी है कि भाई ऐसा क्यों है, हमारे
अंदर जो ये क्वालिटीज हैं वो हम में क्यों ना हो करके इनके अंदर है, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आपकी पोम है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं इसकी तरफ अपन देखते हैं। सो व्हाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। अब यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं वो दोबारा से जीना चाहते हैं जानवरों की तरह, मतलब ऐसा क्यों, ऐसा क्या है उनके अंदर, मतलब जानवरों के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिसको पोएट इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो एनिमल्स आर सेटिस्फाइड, बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हैं, ना ही कोई डिजायर होती है, ना ही कोई पागलपन होता है, एंड सेल्फ कंटेंट, और जितना होता है उसमें खुश रहते हैं। हमारे पास तो क्या, हम कभी खुश होते ही नहीं है। हमारे पास में अगर एक साइकिल होती है ना तो हम सोचते हैं यार स्कूटी हो जाए, स्कूटी ले लेते हैं, हम सोचते हैं गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी भी ले लेंगे ना तो फिर हम सोचेंगे बड़ी वाली गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन जानवरों को ऐसा कुछ नहीं है, उनका ऐसे नहीं होता कि भाई आज रोटी खा ली तो कल मीट की वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि यार मीट मिल जाए, नहीं, उनको जो मिलता है वो खा लेते हैं। अगर कल वो रोटी भी ना मिले ना तब भी वो मतलब सरवाइव कर लेंगे। तो एनिमल्स जो होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं और सेल्फ कंटेन्ड होते हैं। दे हैव बेटर वैल्यूज, उनके अंदर हमारे से ज्यादा अच्छी वैल्यूज होती हैं than those of humans. The poet finds animals more comfortable than humans. अब यहाँ पे हमारे जो पोट है वो ये कह रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं हम लोगों से, ठीक है, मतलब हम लोग इतने कंफर्टेबल नहीं है जितने एनिमल्स होते हैं। In the first line of poem, I think I could turn and live with the animals. What is the poet turning from? अब यहाँ पे जो पोएट है वो कहाँ से टर्न हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो पोएट है ना वो कह रहे हैं कि मुझे एक बार दोबारा से जन्म लेना चाहिए और एनिमल्स की तरह रहना चाहिए। तो अब ये टर्न कहाँ से लेना चाह रहे हैं और ये क्यों लेना चाह रहे हैं, इसके पीछे आपका क्वेश्चन है। ओके, सो द पोएट वॉल्ट विटमैन, अच्छा इनके जो पोएट हैं उनका नाम क्या है, वॉल्ट व्हाइटमैन। ओके, हो सकता है मैंने पहले गलत बता दिया हो, जो एक्चुअल पोएट है उनका नाम ये है। सेज दैट ही कैन आइडेंटिफाई हिमसेल्फ बेटर विथ द एनिमल्स। अब हमारे जो पोएट कह रहे हैं कि वो जानवरों के साथ में ज्यादा, मतलब अपने आप को वो जानवरों के साथ में आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर देयर क्वालिटीज ऑफ सीनियरिटी एंड काम कंपोजर, मतलब कि वो कितने ज्यादा काम रहते हैं, उनको किसी भी चीज की मतलब वो हसल अप नहीं है अपने लाइफ में, कौन, एनिमल्स। सो ही इंटेंस टर्निंग टुवर्ड्स देम, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो जानवरों की तरह बन जाए, मतलब दोबारा से टर्न करके वो दोबारा से स्टार्ट करें और जानवरों की तरह स्टार्ट करें, अवे फ्रॉम हिज ह्यूमन कंपेनियंस, ठीक है। जानवरों की तरह का मतलब क्या है कि जानवरों के अंदर जो क्वालिटीज हैं उन क्वालिटीज को एक्सेप्ट करके, ह्यूमन से जो क्वालिटीज है उनको हटा करके और उन एनिमल्स की क्वालिटीज को एक्सेप्ट करके वो अपना जीवन वापस से स्टार्ट करें। ओके, सो डू ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। अब देखो यहाँ पे नील का मतलब है घुटने टेक देना, तो क्या हम लोग जो लोग हमारे से बहुत साल पहले जी चुके हैं उन लोगों के आगे क्या हम घुटने टेक चुके हैं, या तो ऑफ कोर्स यस। Many communities of humans follow the practice of worshipping saints. तो आज भी हमारी इतनी सारी कम्युनिटीज हैं जो संत लोग थे उनके बताए हुए पद पे, मतलब बताए हुए रास्ते पे वो लोग चलते हैं, एंड सेजेस who lived thousands of years, जो अब ये लोग ऐसे हैं जिनके कहे पे हम चलते हैं, जो कि हजारों साल तक जिए हैं, and led an exemplary life of high moral values and therefore reflect the image of God Almighty. अब ये जिन लोगों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें उन लोगों के आगे घुटने टेक देनी चाहिए, अब ये लोग जो है वो हजारों साल जिए, इन्होंने इनके अंदर इतनी अच्छी वैल्यूज थी जो कि इन्होंने हमेशा पास ऑन करी है ना, एकदम से, मतलब जो भगवान होता है वो सारी चीजें जो इन लोगों के अंदर देखी गई थी, ठीक है। तो मॉरल वैल्यूज एंड रिफ्लेक्ट, ये लोग क्या रिफ्लेक्ट कर रहे थे, इमेज ऑफ God Almighty and are worshipped by generations of human, और ये हम लोगों के थ्रू, मतलब हम लोग इन्हें क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनके पाठ करते हैं। तो ये कौन है, ये कुछ सेंट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे बताई गई है बात। ओके, चलिए, नाउ व्हाट आर द टोकन्स दैट द पोएट says he may have dropped long ago and which the animals have kept for him. तो यहाँ पे ना इस पोम के अंदर सब जगह से टोकन्स लिखा हुआ है, और मैंने आपको बताया क्वालिटीज कि भाई एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि इंसानों में नहीं है। तो आपके पोम के अंदर ये चीज ऐसे बोलेगी कि एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसे टोकन्स हैं जो कि इंसानों में नहीं है, तो वो जो क्वालिटी है उसी को यहाँ पे टोकन बोला गया है। तो या इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो किस टोकन के बारे में बात करें जो कि इंसानों ने छोड़ दिया और एनिमल्स ने उनको अपना लिया, ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज है। सो ह्यूमन एंड एनिमल्स हैव सिमिलर बेसिक इंस्टिंक्ट्स, मतलब हमारे और जानवर के जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना वो काफी सिमिलर होते हैं। While civilization has changed the man, अब जैसे जैसे समय बदला हम लोग, इंसान बदल गए, इंसान थोड़ा सा सिविलाइज्ड हो गया, थोड़ा सा मॉडर्न हो गया। The instincts are preserved in the animals, लेकिन जानवरों में वो इंस्टिंक्ट अभी तक भी कायम है। ओके, एंड दे हेल्प द ह्यूमन टू रिकनेक्ट टू देयर ट्रू सेल्फ, और जो जानवर हैं वो ह्यूमन बींग्स को हेल्प करते हैं कि वो अपने आप से कनेक्टेड रहें। किस तरीके से,
जो हमारे अंदर क्वालिटीज थी उनको अब वो लोग शो करते हैं। ओके, सो मैन सीक्स कंफर्ट इन द कंपनी ऑफ एनिमल्स। इसीलिए जो ह्यूमन होते हैं वो एनिमल की कंपनी को ज्यादा अच्छे से एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता लगता है। आप हमेशा इस चीज को ऑब्जर्व करना, जो डॉग्स होते हैं या कोई भी एनिमल, ठीक है, कैट्स होती है, तो जो लोग डॉग्स को पसंद करते हैं तो आप उनके साथ में ना एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट कर लेते हो कि मतलब आप यू ट्रीट देम लाइक योर ओन चाइल्ड, है ना। आप अपने बच्चे की तरह उसको ट्रीट करते हो, आप उसको अच्छे से खिलाते हो, क्योंकि उससे भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो यही है क्वालिटीज, ओके, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ से बच्चों आपकी नई पोम स्टार्ट हो रही है, द ट्रीज, ठीक है। इसको लिखा है एड्रिन रिच ने, और ये एक फीमेल हैं जो कि विमेन एम्पावरमेंट में काफी बिलीव करती हैं, और उन्होंने काफी कुछ अच्छा किया है औरतों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इस पोम के अंदर जो आपको ट्रीज जो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये मत सोचना कि अपन इस पोम के अंदर किसी पेड़ों के बारे में बात करने वाले हैं या फिर पौधों के बारे में बात करने वाले, लीव्स वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ट्रीज का मतलब क्या है? ट्रीज सिंबल है विमेन का, ठीक है। मतलब जो ट्रीज वर्ड है वो शो करेगा विमेन को। तो इस पूरी पोम के अंदर जो हमारी पोइट है वो ये बताना चाह रही हैं कि किस तरीके से पहले के जमाने में जो फॉरेस्ट है, अच्छा अब यहाँ पे काफी जगह वर्ड यूज होगा फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट इज वर्ल्ड। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले के जमाने में जो फॉरेस्ट होता था उसके अंदर ट्रीज की कमी थी, यानी कि पहले के जमाने के अंदर जो वर्ल्ड होता था, वर्ल्ड जो था मतलब जिस तरीके की दुनिया थी उसके अंदर औरतों की बहुत ज्यादा कमी थी। क्यों? क्योंकि औरतों को अपने घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, उनको पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी, उनको अपने घर से ही निकलने की इजाजत नहीं थी, पहली बात तो ये। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब दुनिया बदल रही है। अब क्योंकि अब फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रीज की जरूरत पड़ती है, ताकि उस पे बर्ड्स बैठे, इंसेक्ट्स उनके पीछे छुपे, है ना। तो ट्रीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए। तो अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि दुनिया के अंदर जो औरतें हैं वो भी घर से बाहर निकले। अगर हमें हमारे दुनिया का ग्रोथ देखनी है, डेवलपमेंट देखना है, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर विमेन टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेस। अपने घरों से उनको बाहर निकालना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब वो जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगी तब तक जो दुनिया की जो ताकत है वो बढ़ेगी नहीं, और जब तक दुनिया की ताकत नहीं बढ़ेगी तब तक हम पावरफुल नहीं होंगे, दिखती सी बात है। तो यही सभी चीज यहाँ पे इस पोम के अंदर बताई गई है। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि अब जैसे जैसे औरतें बाहर निकल रही हैं वैसे वैसे औरतें अपना नाम जो है वो रोशन कर रही हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड में उठा करके देख लीजिए, कहीं पे भी आप उठा करके देख लीजिए, जो औरतें हैं वो हमेशा हर जगह अव्वल है, यानी कि फर्स्ट आ रही है। चाहे स्टडीज में देख लीजिए, चाहे कोई रिसर्च में देख लीजिए, चाहे किसी एंटरटेनिंग इंडस्ट्री के अंदर देख लीजिए, चाहे स्पोर्ट्स के अंदर देख लीजिए, जो वुमेन है वो बहुत अच्छा कर रही हैं। और इन जैसे ही ये घर से बाहर निकली उसके बाद में इन्होंने बिल्कुल रुकना सीखा ही नहीं है, ठीक है। तो पूरी जो पोम है ना बच्चों, बड़ी अच्छी सी पोम है, और पूरी इन्हीं चीजों के ऊपर है। तो इसके जो क्वेश्चन है इसके बारे में अपन थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। चलो, तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन इट सेज व्हाट आर दी 3 things that can't happen in a treeless forest। अब अगर कोई ऐसा जंगल है जहां पे पेड़ ही नहीं है तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो कि नहीं हो सकती हैं? What are the 3 things that can't happen in a treeless forest? The 3 things that cannot happen in a treeless forest are, सबसे पहली चीज क्या है? The sitting of a bird on tree। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो भाई पक्षी कहाँ बैठेंगे, है ना। तो सेटिंग ऑफ अ बर्ड ऑन ट्रीज ये चीज नहीं हो सकती। द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट्स, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कहाँ छुपेंगे, ठीक है। एंड द बरिंग ऑफ सन्स फीट इन द शैडो ऑफ द फॉरेस्ट। अब आपने ये चीज देखी होगी, काफी फोटोज में देखी होगी, ये जो फॉरेस्ट होते हैं ना वहां पे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनसे ऐसे सन रेज ऐसे आती हुई होती हैं, और वो बड़ा मतलब ऐसे सुंदर सा दिखता है। अगर आपने नहीं देखी है तो गूगल करिएगा, जरूर देखिएगा। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो वो जो शैडोज हैं वो नहीं आ पाएंगी, ठीक है। अब इस पोम के अंदर ना एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमारी जो पोएट है वो अपने घर के वरांडे में बैठी हुई है, और वो कह रही है कि भाई जैसे जो छत होती है ना उसके अंदर जैसे क्रैक हो जाते हैं, और काफी बार उस क्रैक्स में से ऐसे कोई ना कोई जैसे बेल होती है वो ऐसे बाहर निकल जाती है। तो सेम उसी तरीके से वो ये कहना चाह रही है कि जो औरतें होती हैं उनको चाहे कितना भी रोक लो, लेकिन अगर उनको घर से बाहर निकलना है, अगर उनको अच्छा कुछ करना है इस दुनिया के लिए, तो वो कैसे भी निकलेंगी। अब उस मतलब उस दीवार में से इट इज वेरी मच डिफिकल्ट कि वो पेड़ निकल जाए, पेड़ की पत्तियां निकल जाए, लेकिन फिर भी वो निकलती हैं। तो विमेन को भी वो इसी तरीके से सिंबलाइज कर रही हैं कि आप चाहे
कितना भी कुछ भी कर लीजिए, अगर औरतों को अपने घर से निकलना है तो वो कैसे भी करके वो निकलेंगी ही, ठीक है, चाहे फिर वो छोटी बच्चियां हो चाहे बड़ी लेडीज हो, है ना। तो छोटी बच्चियां स्कूल जाएंगी, फिर वो अपना आगे अपना करियर बनाएंगी, तो वो सारी चीजें इसके अंदर हमने बात की है। चलिए, नेक्स्ट इज वेयर आर द ट्रीज इन द पोम। अब इस पोएम के अंदर ट्रीज कहाँ हैं, व्हाट डू देयर रूट्स लीव्स एंड ट्विंग्स डू। ट्विंग्स मतलब क्या होती है, अगर आपने बेल देखी होगी ना, ऐसे पेड़ की जो बेल होती है, तो इस बेल में ना ऐसे 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 करके कुछ कुछ होता है बेल के अंदर, ग्रीन एकदम लाइट ग्रीन करके, ऐसे जैसे कर्ली हेयर्स होते हैं ना, सेम उसी तरीके से होता है, तो उसको अपन बोलते हैं ट्विंग्स, ठीक है। तो अब इनका क्या मतलब है, तो ये अपन को बताना है। सो द पोम बाय एड्रिन रिच इज रेफरिंग टू द ट्रीज ग्रोन इंडोर फॉर द एस्थेटिक ब्यूटी। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे जो दीवार होती है, जो जमीन होती है, उसमें क्रैक आ जाता है, जैसे सपोज करो कि ये आपकी जमीन है और इसमें ये इस तरीके से क्रैक आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि क्रैक आ गया तो पेड़ जो है वो यहीं से उगना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस पोम के अंदर यही चीज बताई है। द पोम बाय एड्रिन रिच इज रेफरिंग टू द ट्रीज ग्रोन इनडोर, जो कि घर के अंदर उगे हैं, मतलब जो लेडीज जो कि घर में हैं, फॉर द एस्थेटिक ब्यूटी। अब पूरी की पूरी भाई अब है किस पे, पूरी की पूरी पोम है ही औरतों पे, वुमेन पे है। तो ये बोल रहे हैं कि ये ट्रीज उनके बारे में है, जो ट्रीज यानी कि औरतें, तो ये औरत उन औरतों के बारे में है जो कि घर के अंदर है और जो बहुत ही सुंदर है, यानी कि उनके अंदर बहुत ही कलाएं हैं, बहुत सारी उनके अंदर आप कह सकते हो कि अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके, वो उनके अंदर काफी सारी आर्ट है, ठीक है। द पोएट इमेजिन्स दैट द ट्रीज आर स्क्रिप्टेड in confined place and struggle to move in an open towards their natural habitat। अब यहाँ पे जो पोएट है वो कह रही है कि अब यार पेड़ों को तुम घर के अंदर कब तक रख सकते हो, उनको तो नेचुरल हैबिटेट की जरूरत पड़ती है ना, उनको सूरज की जरूरत पड़ती है, उनको जमीन की जरूरत पड़ती है, उनको हवा की जरूरत पड़ती है, आप घर के अंदर तो रख नहीं सकते हो। सेम उसी तरीके से आप वुमेन को भी घर के अंदर कब तक रखोगे, आप नहीं रख सकते हो। आपके घर की जो छत है वो हटेगी और वो पेड़ बाहर निकलेगा, यानी कि आप उनको चाहे कितना भी इंटैक्ट कर लो, लेकिन फिर भी जो औरतें हैं वो अपने घर से बाहर डेफिनेटली निकलेंगी, ठीक है। The roots make a deliberate effort to disentangle themselves from the cracks in the floor। अब ये जो फ्लोर है, अब इसमें से क्रैक्स होने के बाद में रूट्स अपना रास्ता बना ही लेती हैं, ठीक है, कैसे भी करके। While the leaves and twigs exert themselves to break the glass barrier of the window। और जो लीव्स होती हैं, जो ये पतली पतली बेल की जो वो ट्विंग्स होती हैं, वो भी किसी ना किसी तरीके से खिड़कियों से निकलेंगी ही, विंडो एंड इमर्ज इनटू द ओपन, और खुली सांस में खुले हवा में आएंगी ही, खुले आसमान में आएंगी ही। तो जहां जहां पे ट्रीज को यहाँ पे बताया गया है, तो ट्रीज का मतलब आप विमेन ही समझिएगा कि औरतों को चाहे आप किसी भी तरीके से अगर आप घर में बंद करना चाहो, लेकिन अब आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है, वो कैसे भी करके घर से बाहर तो डेफिनेटली आएंगी ही, ओके। चलिए, What does the poet compare the branches of the trees to? अब यहाँ पे पेड़ की जो ब्रांचेस हैं, पोएट उसको किन से कंपेयर कर रहा है। The poet compares the boughs and branches of the trees to the newly discharged patients। अब यहाँ पे एक ऐसा सेगमेंट था जिसके अंदर जो ब्रांचेस है ना, उसको पोएट कंपेयर कर रही है ऐसे पेशेंट से जो कि ठीक हो गया है और अब वो घर जाना चाहता है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, कभी देखा होगा कि जो पेशेंट्स होते हैं ना हॉस्पिटल में, बस उनको बस घर जाना होता है, भले वो ठीक नहीं हुए, लेकिन उनको वहाँ का माहौल ऐसा लगता है, वो अब बीमारी के अंदर भी कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हो गया, मुझे तो बस घर जाना है, आई जस्ट नीड टू गो एट माई प्लेस, मुझे अपने घर जाना है, अपनी जगह पे जाना है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, ठीक है। तो वो जो ब्रांचेस है ना, उनको यहाँ पे पेशेंट्स के साथ में सिंबलाइज किया है। सो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट मूविंग आउट ऑफ द क्लिनिक डोर्स। अब जब जैसे ही उसको छुट्टी मिल जाती है, वो घर जाता है, वो कितना खुश होता है, करेक्ट, वो पेशेंट। तो सेम उसी तरीके से इन अ हाफ डेज्ड कंडीशन स्टिफल्ड अंडर अ स्ट्रेन ऑफ कन्फाइनमेंट। अब यहाँ पे उसकी कंडीशन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा है, बस सिर्फ इस नाम से कि भाई उसको घर भेजा जा रहा है, राइट। दे आर डेस्परेट to stretch themselves in the open and get to breathe of fresh air। अब वो हॉस्पिटल में रह के इतना परेशान हो गया कि बस उसको ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे तैसे अब इस कंडीशन से बाहर निकलूं, इस हॉस्पिटल से मैं बाहर निकलूं और उस फ्रेश एयर में मैं सांस लेने के लिए जाऊं, ओके। चलिए, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब्स द मून। अब यहाँ पे जो पोएट है उसने मून को किस तरीके से किससे डिस्क्राइब किया है। एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा एंड एट द एंड ऑफ एट द एंड। तो बिगिनिंग में कैसे मून को डिस्क्राइब किया और एंड में कैसे मून को डिस्क्राइब किया है, फुल मून को, ये आपको बताना है।
So as the poet watches the night sky from the window overlooking the veranda, तो अपने veranda से जैसे ही वो आसमान की तरफ देख रही हैं, the moon is full, तो जो मून है वो पूरा मतलब फुल मून है, शाइनिंग ब्राइटली इन द ओपन स्काई, और बहुत ही ब्राइट शाइन कर रहा है खुले आसमान में. एज शी इमेजिन्स द ट्रीज मूविंग आउट ऑफ द हाउसेज, और वो इमेजिन कर रही हैं कि जो औरतें हैं वो अपने घरों से निकल चुकी है, मतलब इस दुनिया के अंदर अपनी पहचान बनाने के लिए निकल चुकी हैं. सो इसलिए वो बोल रही हैं कि द ट्रीज इज मूविंग आउट ऑफ देयर हाउस. She envisions the moonlight ripping over the crown of the oak tree and she metaphorically compares it to the moon. अब यहाँ पे इसको मतलब ये जिस तरीके से औरतें बाहर निकली हैं और वो जो इतना सुंदर सा रात का नज़ारा है उसको मेटाफोरिकली वो मून के तरीके से कंपेयर कर रही है, यानी कि मून से वो उस चीज़ को कंपेयर कर रही हैं. शी इन्वेंशंस द मून लाइट रिपिंग ओवर द क्राउन. ओक ट्री के पेड़, मतलब ओक ट्री जो है वहाँ से मून की जो लाइट निकल के आ रही है और वो एक क्राउन का मतलब शेप बना रही है. तो वो ये सोच रही है कि अब जैसे जैसे औरतें बाहर निकल चुकी हैं अपने घर से अपनी पहचान बनाने के लिए, वैसे ही वो कुछ अच्छा ही करके लौटेंगी. ठीक है. Being a broken into several pieces and each piece reflecting its light separately. अब वो जैसे ही वो शैडो पड़ रही है ना मून की उस ट्री पे, तो हर मतलब उसकी जो लाइट्स है मून की वो अलग अलग जगह से ऐसे ब्रेक हो रही है और हर जगह पे ऐसे क्राउन बन रहा है. तो ये देख करके हमारी जो पोएट है उनको इतनी खुशी हो रही है कि मतलब अब जैसे जैसे औरतें बाहर निकली वैसे वैसे वो हर एक फील्ड के अंदर अपना नाम रोशन कर रही हैं. ओके, इसलिए यहाँ पे लास्ट की लाइन लिखी है दैट इट इज ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस एंड ईच पीस रिफ्लेक्टिंग इट्स लाइट सेपरेटली, और हर एक जो टुकड़ा है वो अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब और ज्यादा चमक रहा है. ओके, अब यहाँ से आपकी जो नई पोएम है वो स्टार्ट है जिसका नाम है फॉग. ओके, फॉग मतलब क्या होता है? धुंध. अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा सर्दियों के दिनों में, जैसे ही आप अगर सर्दियों के दिनों में हिम्मत करके अगर आप एक बार उठ के देखोगे, है ना, घर से बाहर निकल के देखोगे, तो आपको सब जगह से धुआं धुआं दिखेगा, कोहरा दिखेगा, उसी को अपन फॉग कहते हैं. दिल्ली साइड में और उस एरिया में जहाँ पे ठंड काफी ज्यादा पड़ती है ना, वहां पे फॉग अक्सर देखने को मिलता है सर्दियों के अंदर. ठीक है. अब यहाँ पे इस पोम के अंदर जो हमारे पोएट हैं जिनका नाम है सैंडबर्ग, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो फॉग है वो दबे पांव आता है और दबे पांव चला जाता है. तो ये किसको सिंबलाइज करे? कैट को. कि जो फॉग है वो बिल्कुल कैट की तरह है. जैसे कैट आ जाती है ना किचन में, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आ जाती है किचन में, चुपचाप आपका दूध रखा हुआ है या कुछ भी बना के रखा हुआ है वो खाती है और कब निकल जाती है पता ही नहीं लगता. ठीक है. सो सेम उसी तरीके से फॉग भी आता है और कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं लगता. फिर ये बताया कि जैसे कैट आती है और जैसे चुपचाप के घर में आएगी, बैठेगी, ठीक है, अपने घुटनों के बल बैठेगी, हंचेस जैसे अपन कहते हैं, तो घुटनों के बल बैठेगी और इधर उधर देखेगी, खाएगी, अपना काम करेगी और निकल जाएगी. सेम उसी तरीके से फॉग भी आता है, सब जगह मतलब फैलता है और फिर आते ही निकल जाता है, मतलब इसके बारे में हमें पता ही नहीं लगता. तो बस इतनी सी है, ये पोएम ज्यादा बड़ी नहीं है. अब इसी के बेसिस पे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस होने वाले हैं. तो क्या है क्वेश्चन? लेट्स सी. सो व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक? अब फॉग किस तरीके मतलब किसके जैसी है ये बताना है. और व्हाट डज द पोएट कंपेयर द फॉग टू, और या फिर ये है कि भाई फॉग को पोएट ने किससे कंपेयर किया है. कार्ल सैंडबर्ग कंपेयर्स द फॉग टू अ कैट. एक कैट से, एक बिल्ली से कंपैरिजन किया है. द मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन ऑन लिटिल कैट फीट implies that fog approaches noiselessly. मतलब जो फॉग है वो बिना आवाज के आती है. एंड stealthily just like a cat. और किस तरीके से आती है? चीजें चुरा, मतलब जैसे कैट आती है ना बिना आवाज के, वैसे ही आती है और चीजें चुरा के चली जाती है. मतलब कैट तो वैसे स्टील करने के लिए आती है, खा पी के चली जाती है, लेकिन फॉग भी जो है वो एकदम ऐसे ही आता है, बिना आवाज के आता है. ठीक है, और बिना आवाज के ही चला जाता है. According to the poet, in what respect is the fog similar to a cat? अब जो fog है वो cat से किस तरीके से similar है ये बताना है. Do you think the comparison made is appropriate? अब जो comparison हुआ है क्या आपको लगता है कि वो बिल्कुल appropriate है? So the poet Carl Sandburg observed the analogy between the fog and the behavior of the cat. अब यहाँ पे fog का behavior और cat का behavior दोनों का same ही बताया यहाँ पे poet ने. The approach of fog is silent. Fog बिल्कुल silently आता है, यही उसकी approach है. And noiseless. Stealthily advancing to the silent and pause. और वहीं पे कैट जो होती है वो भी बिल्कुल बिना आवाज के आती है ना, साइलेंटली आती है, चुराती और चली जाती है. तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है. From a distance it seems like a cat moving on the haunches cautiously. मतलब बिल्कुल धीरे धीरे जब जो बिल्ली होती है वो आके बैठती है अपने घुटनों के बल और देखती है इधर उधर बिना किसी आवाज के. तो सेम उसी तरीके से फॉग भी है. Analyzing its surrounding before being
टेकन इनटू नोटिस। ओके, बिना नोटिस हुए अपनी सराउंडिंग्स को पहले देखती है ना, कि भाई क्या क्या खाने लायक रखा हुआ है, क्या ऐसी चीजें हैं जिसको वो खा सकती है, पी सकती है, तो वो बैठ के पहले ऑब्जर्व करती है, देखती है, फिर वो अपना काम खत्म करती है और चुपचाप दबे पैर निकल जाती है। क्लियर? चलिए, व्हाट इज द राइम स्कीम इन द पोम? अब इस पोम के अंदर राइम स्कीम क्या है? द पोम does not have a rhyme scheme। अब इस पोम के अंदर किसी भी तरीके की राइम स्कीम नहीं है। दिस स्टाइल ऑफ पोट्री इज कॉल्ड फ्री वर्ड्स। अब इस टाइप की जिसके अंदर राइम स्कीम नहीं होती उस टाइप की पोट्री को किस नाम से जाना जाता है? फ्री वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। नाउ अब यहां से आपकी नई पोएम स्टार्ट है। चलिए, अब ये जो पोम है बच्चों, इसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, कस्टर्ड क्या है? कस्टर्ड वो खाने वाला कस्टर्ड नहीं है, यहाँ पे एक ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड। अभी ड्रैगन किसका है? तो एक लड़की है जिसका नाम है बेलिंडा। अब बेलिंडा को मतलब जानवर पालने का बड़ा शौक है, ठीक है, एनिमल्स पालने का बड़ा शौक है। तो इनके पास में एक नहीं, दो नहीं, चार एनिमल्स हैं जिनको इन्होंने पाल रखा है। तो उसके अंदर सबसे पहले एक बिल्ली है इनके पास में, फिर उसके बाद में एक चूहा है जिसका नाम, बिल्ली का नाम है इंक और चूहे का नाम है ब्लिंक। फिर इसके बाद में इनके पास में है एक डॉग जिसका नाम है मस्टर्ड, और फिर इनके पास में है ये ड्रैगन जिसका नाम है कस्टर्ड। ठीक है, तो अब ये जो चारों हैं ये किसके हैं? बेलिंडा के पेट्स हैं। अब इन चारों में से ये जो तीन है ना, बिल्ली, चूहा और द डॉग, ये तीनों मिलकर के ड्रैगन को बड़ा परेशान करते हैं। ड्रैगन जो है वो दिखने में बिल्कुल ड्रैगन जैसा है। अब ये बात आप लोगों को बड़ी ऐसी लग रही होगी कि मैम ने क्या बोल दिया, लेकिन ड्रैगन कैसा दिखता है ये आपको पता है ना? मुंह से आग निकालता है, नाक में से धुआं निकलता है एकदम चिमनी की तरह, तो और बिल्कुल उसके स्पाइक्स हैं और नाखून बड़े बड़े हैं, तो वो ड्रैगन ऐसा दिखता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि कहानी के अंदर, मतलब हमारी पोम के अंदर जो ड्रैगन है ना वो बड़ा डरपोक है। तो इसी वजह से ये जो तीनों हैं ये इसका मजाक उड़ाते हैं। डॉग कहता है कि यार मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम्हारी उम्र क्या है, बताओ बताओ तुम्हारी उम्र क्या है, ऐसे करके ड्रैगन को छेड़ता है। और जो चूहा है और जो बिल्ली है वो भी कहते हैं कि हम तो शेर को डरा दे, मतलब हम इतने बहादुर हैं, और ड्रैगन तुम तो बिल्कुल ही, मतलब कस्टर्ड तुम तो बिल्कुल ही डरपोक हो। और जो हमारा कस्टर्ड है ना, जो हमारा ड्रैगन है, वो सच में बहुत ज्यादा डरपोक है, और वो ले दे करके वापस अपने केज में घुसने की करता रहता है हमेशा। जैसे ये तीनों मिलकर के इसको छेड़ते हैं, इसको परेशान करते हैं, वैसे ही वो अपने केज में घुसने की सोचता है, मतलब अपने पिंजरे में घुसने की सोचता है। तो अब होता ही क्या है, एक दिन ऐसे ही उनके ना मतलब उनके घर के अंदर से एक दिन ऐसे ही वो जो मस्टर्ड है वो बहुत तेज तेज भौंक रहा होता है, और जो बिल्ली होती है वो भी चिल्ला रही होती है, जो चूहा है वो भी आवाज कर रहा होता है। तो एकदम से बेलिंडा देखती है कि क्या हुआ, तो वो देखती है कि वहां पे एक समुद्री डाकू आ गया होता है, यानी कि पायरेट्स जैसे अपन कहते हैं, तो वहां पे एक पायरेट आ गया होता है। तो अब उस पायरेट को देखते ही हमारा जो मस्टर्ड है, यानी कि हमारा जो डॉग है, वो अपनी दुम बचा करके और ऐसे भाग जाता है बिल्कुल। ठीक है, और जो बिल्ली है वो भी भाग जाती है, और जो चूहा है वो भी बिना आवाज की वहां से 9-2-11 हो जाता है, यानी कि भाग जाता है। बेलिंडा भी डर जाती है, वो भी वहां से चली जाती है। तो अब यहाँ पे रहा कौन? यहाँ पे रहा हमारा कस्टर्ड। तो कस्टर्ड उस मैदान में कूद पड़ता है, और उस कस्टर्ड को देख करके जो वो पायरेट है वो बहुत ही एक बार को तो देख करके कि यार ये यहाँ पे कैसे आया, और ये क्या है, मतलब यहाँ पे कैसे आया। तो वो उसको देख करके एक बार तो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, ठीक है, और उससे वो डर जाता है। फिर ऐसे ही करके वो उसके सामने कुछ ऐसे अपनी जेब से निकालता है और पीता है। कौन? पायरेट। और ये सब देख के मतलब ऐसे लड़ाई बड़ाई होती है, दो ऐसे गोली वोली चलाता है, लेकिन जो हमारा ड्रैगन है उसे एक भी गोली नहीं लग पाती है, और ड्रैगन उस पायरेट को पूरी तरीके से निगल जाता है ना, मतलब खा लेता है, निगल जाता है। तो ये पूरा सब कुछ जब होता है, फिर उसके बाद में जो बेलिंडा है वो उसको बहुत प्यार करती है कस्टर्ड को। फिर जो मस्टर्ड है वो भी आके उसको चाटता है, प्यार करता है। फिर वो बिल्ली, चूहा सब आकर के उसको गले मिलते हैं और कहते हैं कि अरे यार तुम क्यों फालतू लड़ाई में बीच में आए, इसको तो हम भी हरा सकते थे, मतलब ऐसे वो फेक, मतलब थोड़ा सा ऐसे ना फेक मारते हैं। तो ये आपकी पूरी पोम है, ठीक है। और इसके बाद में बेलिंडा अपने चारों ही पेट्स को बहुत ज्यादा प्यार करती है हमेशा की तरह, और ये चारों ही इसके साथ में रहते हैं। तो ये आपकी पोम है। इसके ऊपर जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर देखते हैं। तो डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ड्रैगन। अब ड्रैगन किस तरीके का दिखता है, इसकी अपीयरेंस किस तरीके की है, इसको अपन को बताना है। चलिए, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ फॉर्मिडेबल अपीयरेंस, द शार्प टीथ, तीखे दांत, टोज लाइक अ डैगर्स, और जो टोज हैं उसके जो पंजे हैं वो डैगर्स की तरह, मतलब बड़े बड़े नाखून, स्पाइक्स हैं ऑन द बैक उसकी पीठ पे, एंड स्केल्स ऑन द बैली, और बैली पे उसके पेट पे क्या है, स्केल्स हैं। इट्स माउथ वर फायरप्लेस, मुंह से आग उगलता है, और नोज से क्या निकलता है, हमेशा धुआं निकलता है चिमनी की तरह, ठीक है, फॉर्मिंग लाइक अ चिमनी। However, in a sharp contrast to the appearance, his टेम्परमेंट वॉज एक्सट्रीमली टिमिड, मतलब जिस तरीके का वो दिखता है वैसा वो सच में है नहीं, मतलब वो सच में वो कैसा है, बड़ा ही टिमिड है, बड़ा ही शांत है और डरपोक है, ठीक है।
Do you think The Tale of Custer the Dragon to be a serious or a light-hearted comedy? क्या आपको ये जो पूरी की पूरी जो पोम थी वो आपको कैसी लगी? लाइट हार्टेड कॉमेडी लगी? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, आपको इसके पीछे का रीजन भी देना है. सो द टेल ऑफ कस्टर ड्रैगन इज अ ह्यूमरस, काफी ह्यूमरस पोम है, लाइट हार्टेड पोम है, ठीक है. एज द कैरेक्टर्स डिस्प्ले बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, जो इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनका जो जैसा उनका एटीट्यूड है, बताओ एक चूहा जो है उससे डर रहा है एक ड्रैगन, तो मतलब ये काफी ह्यूमरस है. कॉन्ट्ररी टू द अपीयरेंस एज वेल एज द नेचर, अब जिस तरीके का इनका इन जानवरों का नेचर होता है, जैसे इनकी अपीयरेंस है उससे वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, यानी बिल्कुल ऑपोजिट है. It is extremely funny to imagine a fierce looking a dragon crying for a safe cage or a mouse wrangling like a lion. अब मतलब इस चीज को इमेजिन करना बड़ा इम्पॉसिबल सी चीज है कि एक इतना बहादुर जो ड्रैगन है वो तो अपने पिंजरे की तरफ भाग रहा है और एक छोटा सा जो चूहा है वो शेर की तरह दहाड़ रहा है, ठीक है. तो ये काफी ह्यूमरस पोम है. So, is there a hidden message that the poet is wishing to convey, or do you think that entertainment is the sole purpose of writing this poem? तो अब ये जो पोम है, क्या इसके पीछे कोई मॉरल कोई उद्देश्य भी है या फिर सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए ये पोम लिखी गई है? The interpretation of the message in the poem may vary for different readers. मतलब अब ये जो पोम है वो क्या बताना चाहती है वो रीडर टू रीडर वेरी करता है. किसी के लिए ये कुछ अच्छा मैसेज दे रही होगी, किसी के लिए ये सिर्फ एक फनी पोम होगी, ठीक है. The situation narrated underscores a basic truth that the real taste of courage is during a crisis. यानी कि एक जो बेसिक चीज हमने समझी है वो ये है कि असलियत का पता सिचुएशन आने पे ही पड़ता है. रियल टेस्ट का पता कब पड़ता है? क्राइसिस में पड़ता है, जैसे इस सिचुएशन में पड़ा. जैसे ही वो पायरेट आए, वो डाकू आया, सब दुम दबा के भाग गए, लेकिन जो ड्रैगन था वो वहां पे टिका रहा. द ड्रैगन थॉट नेवर पुट हिज स्ट्रेंथ ऑन अ डिस्प्ले. वो ड्रैगन ने कभी भी अपनी जो ताकत है वो दिखाई नहीं, बट एग्जिबिटेड इन एक्शन वेयर इट वाज रिक्वायर्ड. लेकिन दिखाई कहाँ पे? जहाँ पे उसकी जरूरत आ पड़ी थी, वहां पे उसने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा और उसने अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको शो किया. Do you think changed the attitude of other animals and that of Belinda towards the dragon? अब इस सब से जो ड्रैगन के प्रति बेलिंडा का जो एटीट्यूड था क्या वो बदला था? The dragon custard initially commanded no amount of respect from Belinda. तो देखो बेलिंडा से ना पहले ड्रैगन को किसी भी तरीके की रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे ही ये हुआ उसके बाद में बेलिंडा उसको रिस्पेक्ट करने लगी. And the other pets on the account of his cowardness, क्योंकि सबको क्या लगता था कि ये जो ड्रैगन है कस्टर्ड जो है ये बहुत ही डरपोक है, इसलिए उसको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था. बट व्हेन द हाउस वाज अटैक्ड बाय एन आर्म्ड पायरेट, लेकिन जब उस घर में एक डाकू घुसा एंड ऑल द अदर्स पैनिक्ड, और बाकी जितने भी जानवर थे सब डर गए थे एंड रन आउट ऑफ शेल्टर, वो भाग गए थे वहां से. द ड्रैगन सेवेजली अटैक्ड द पायरेट एंड एट हिम अप. तो उस पॉइंट पे जो ड्रैगन था उसने अटैक किया उस डाकू पे और उसको खा गया. और इस सब के बाद में बेलिंडा का जो रिस्पेक्ट था वो उस ड्रैगन के लिए बढ़ गई. सिर्फ बेलिंडा का ही नहीं, जो बाकी जो पेट्स थे ना उनकी भी रिस्पेक्ट इसके लिए बढ़ गई थी. ओके. Thus the other animals realized his worth. तो जो बाकी जानवर थे उनको ड्रैगन की जो वर्थ है, उसकी जो वैल्यू है उसका पता लग गया था और वो जनरली उसको ड्रैगन को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट हो गए थे. ओके. चलिए अब यहाँ से आपकी लास्ट पोएम स्टार्ट होती है. चलिए तो ये जो आपकी लास्ट पोएम है बच्चों, इसका नाम है फॉर एनी ग्रेगरी. ठीक है, इसमें एक लड़की है और हमारे जो पोएट साहब हैं विलियम साहब वो हैं. ठीक है, अब विलियम साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो अगर मतलब उसको ग्रेगरी को एनी को समझा रहे हैं कि तुम्हें अगर कोई लड़का पसंद करता है तो ये मत समझना कि तुम्हारी इनर ब्यूटी देख करके वो तुम्हें पसंद कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं. तुम्हारी ये जो गोल्डन हेयर्स हैं जो कि तुम्हारे कानों को ढक रहे हैं एक वॉल की तरह, इतने सुंदर जो तुम्हारे रेशमी बाल हैं, सिर्फ इसको देख करके कोई भी तुमसे प्यार करेगा. लेकिन अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारी इनर ब्यूटी को देख करके कोई तुमसे प्यार कर रहा है तो ये बिल्कुल ही गलत होगा. तो इस पे एनी ग्रेगरी बोलती हैं कि अगर ऐसा है तो मैं अपने बालों का रंग बदल सकती हूँ, ब्लैक कर सकती हूँ, कैरेट कलर का कर सकती हूँ, ब्राउन कर सकती हूँ, कुछ और कर दूंगी. क्या तब भी वो उसका जो लड़के का प्यार है वो क्या वो कायम रहेगा? भाई अगर किसी को मुझसे प्यार करना है तो उसको मेरी इनर ब्यूटी से करना पड़ेगा, है ना. तो सेम इसी तरीके से जो हमारे पोएट हैं वो यही बोल रहे हैं कि फिर बाद में ये बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा कोई इंसान अपने जीवन में ढूंढ रही हो तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे आउटर ब्यूटी को समझने वाले लोग ज्यादा होते हैं, इनर ब्यूटी को समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं. ये तो सिर्फ भगवान ही होते हैं जो कि हमें हमारी इनर ब्यूटी को पसंद करते हैं और आउटर ब्यूटी को पसंद नहीं करते हैं. वेल भगवान के अलावा हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं आज के टाइम में. तो ये जो पोम है ना बच्चों वो इसी कॉन्वर्सेशन के ऊपर है. ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस क्या क्या हैं इसको अपन देख लेते हैं. सो व्हाट इज द कलर ऑफ यंग विमेन्स हेयर? यहाँ पे जो एनी ग्रेगरी है उसके बालों का रंग क्या है ये आपसे पूछा है. व्हाट डू यू थिंक व्हाई शी वांट्स टू चेंज इट? और वो अपने बालों का रंग क्यों बदलना चाहती हैं. So the young woman has yellow hair which she says
शी कैन बी डाइड ब्राउन, ब्लैक और कैरेट। तो उनके ना कैसे कलर के बाल हैं, येलो कलर के उनके बाल हैं, जिनको वो बोल रही है कि वो ब्राउन भी कर सकती है, ब्लैक भी कर सकती है और कैरेट कलर का भी कर सकती हैं। शी डिजायर्स दिस चेंज टू इम्प्रूव हर लुक। अब वो ये चेंज इसलिए डिजायर कर रही है ताकि वो अपने लुक को और ज्यादा इंप्रूव कर सके एंड अपीयर ब्यूटीफुल, और वो और ज्यादा सुंदर दिख सके इन द आईज ऑफ यंग मैन। ओके, what wisdom was imparted to the poet by an old religious man? Do you agree with the opinion? So the old religious man quoted a text. अब यहाँ पे जो old religious आदमी है, ठीक है, जो कि आध्यात्मिक आदमी है, उसने एक कोट लिखा है। क्या लिखा है? That it is only God who can love a person for himself. मतलब ये सिर्फ भगवान है जो कि आपको आपके इनर ब्यूटी से, आप किस तरीके के इंसान हो उस पर आपको प्यार कर सकते हैं, ठीक है। आपकी अपीयरेंस या आपके अट्रैक्टिवनेस से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आई अग्री दैट गॉड्स लव फॉर क्रिएशन इज अनकंडीशनल। मतलब भगवान ने अपने जो ये हम जैसे लोग जो बनाए हैं, तो हम जैसे लोगों के लिए भगवान का प्यार बिल्कुल अनकंडीशनल है, वहां पे कोई कंडीशन नहीं रहती है। बट पीपल डू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अपीयरेंस एंड अदर फिजिकल ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन। लेकिन ये जो इंसान है ना, मतलब हम जैसे जो लोग हैं, वो हम क्या करते हैं कि हम इंसान के बाहर के रूप से उसको पसंद करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि ये ब्यूटीफुल है, ये गोरी है, इसकी आंखें सुंदर हैं, इसके बाल अच्छे हैं, इसकी हाइट अच्छी है। हम इन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। इंटरनली भले वो कितनी भी कलेश करने वाली हो, जलने वाली हो, सेल्फिश हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे बच्चों आपकी जितनी भी पोम है वो सारी की सारी कंप्लीट होती हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने समझे हैं वो सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। इससे पहले वाले अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में। थैंक यू सो मच।